मैं इसका पूरा श्रेय, अगर जो रिफॉर्म्स ले आए, आप बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी की बात मत करो, बट पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी ने इसमें बहुत रिफॉर्म लाए। ओके, मतलब 2014 के बाद चेंजेस हुए हैं। बहुत चेंजेस, बहुत चेंजेस। सबसे पहला रिफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म जो लाया, वो अफ्रीका हो, यूरोप से तो बहुत लड़कियां आती हैं। आप ओके। ऑफिसर तो छोड़ ही दो, जो नीचे कामगार होते हैं वो तक लड़कियां आती हैं। उधर से फिर हम इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया से फिर हम मलेशिया आए, मलेशिया से फिर इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए। लास्ट में जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन पे आ गई तो उसने एक बंदे को सीधा गाड़ दिया। जो आपका हाई टाइड लो टाइड होता है ना, आप ज्वार और भाटा कहते हैं अपने, तो जब पानी जाता है ना, तब उसमें गाड़ दिया उसको। अब जब पानी बढ़ेगा तो इंसान तो गड़ा हुआ है तो मर ही जाएगा। इतना भी तड़पने तड़पाने के वाले काम करते हैं वो लोग। नमस्ते दोस्तों, अपने डिजिटल शाह इस पॉडकास्ट में आपका सभी का स्वागत है। आज हम मर्चेंट नेवी इस सब्जेक्ट पे अपना करियर गाइडेंस का जो वीडियो है वो तैयार कर रहे हैं। तो आज हमारे जो अतिथि है विकास जी तोमर, ये मर्चेंट नेवी में एज अ सेकेंड ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो आज उनका जो पूरा लाइफ का जर्नी है, उन्होंने कैसे ज्वाइन किया, कैसे शुरुआत किया, ये पूरा हम लोग ट्राई करेंगे आप सबको बताने के लिए। विकास जी, वेलकम। नमस्ते, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, वनकम, शस्त्रीय अकाल। मैं रितेश का, बालगुड़े का इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये स्टेज प्रदान किया, जिससे मैं बहुत सारे लोगों तक जो भी मिथ हैं, जो भी संशय हैं सब लोगों के, वो मैं क्लियर कर पाऊँ। इसीलिए रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं विकास जी। जी बोलिए। मर्चेंट नेवी और आपका जो मर्चेंट नेवी में रोल है, मतलब आप जो पद पे है, उसके रिलेटेड मतलब क्या है वो, थोड़ा संक्षिप्त में आप बता सकेंगे? जी, मैं स्टार्टिंग अभी उसी से करना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे आपके आईएमओ एक बॉडी होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ही मर्चेंट नेवी को, जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं, ये सारे देश, जैसे भारत हो गया, बहुत सारे देश हैं इसमें, ये सारे ओके। देश उसके एक बोलते हैं ना पार्टी ऑफ मेंबर्स, ओके। और फिर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और उस हिसाब से ही मर्चेंट नेवी में नए रूल्स आते हैं, जैसे पोल्यूशन नहीं करना है पानी में, वो सारी चीज़ें मर्चेंट नेवी में। अब मर्चेंट नेवी ओनली कार्गो रिलेटेड नहीं रह गया, कार्गो के शिप्स अलग हो जाते हैं, उसके बाद में फिर पैसेंजर शिप्स भी अलग हो जाते हैं, ऑयल एंड गैस भी अलग हो जाता है। तो ओके। ये जितने भी शिप्स हैं, फिशिंग वगैरह, इन सब को आप आईएमओ के अंडर आता है। बट फिशिंग वगैरह कैसा लोकल हो जाता है। बाकी का फिशिंग, जो फिशिंग वेसल जो बड़े होते हैं, ट्रॉलर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, शिप मतलब पानी में जो भी चलता है, ओके। एक ऑलमोस्ट लाइक, मैं एक बताऊं आपको, एक जीआरटी तो दूर हो जाएगा, बट मीटर के हिसाब से भी देखा जाए तो एक 30-40 मीटर के ऊपर के जितने भी वेसल्स हैं, सब मर्चेंट नेवी के अंडर आ जाते हैं। और करियर बिलोंगिंग, इंसान सोचता है शिप शिप शिप, शिप में भी बहुत सारे हैं। 30 मीटर से लेके आपको 450 मीटर तक के भी शिप्स हैं, और अभी ऊपर से और भी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, बिल्ड भी हो रहे हैं। ओके। और कार्गो, पैसेंजर प्लस ऑयल एंड गैस, ये तीनों से मिलके आप मर्चेंट नेवी को कब बना सकते ओके। हैं। और और मेरा आपका रोल जो एज रोल है, अ हाँ। सेकंड ऑफिसर हूँ मैं मर्चेंट नेवी में। अभी मैं शिप पे सेकंड ऑफिसर हूँ, और मेरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। ओके। विकास जी, जी, आपका जो सेकेंड ऑफिसर का रोल है, वो एग्जैक्ट क्या रोल है मर्चेंट नेवी में, या शिप में आपका काम क्या है? एज अ सेकंड ऑफिसर हम लोग नेविगेशनल ऑफिसर हैं। हम ओके। लोगों को शिप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जाना है। ओके। आप नॉर्मली, जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, जैसे एक ट्रक होता है, जैसे आप पूना से दिल्ली ले जा रहे हो, तो आपको तो रोड पता है कि भाई यहाँ से ओके। यहाँ ले जाना है। बट समुंदर में ऐसा रोड, आपके मैप्स होते हैं, तो रोड। मैप्स के हिसाब से ओके। अब स्लोली स्लोली मैप से हट के एक्डिस पे आ गया। एक स्क्रीन होती है, जैसे रडार स्क्रीन होती है, जैसे लैपटॉप की जैसी बड़ी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे ही आपका पेपर चार्ट को स्कैन करके रखा है, ये समझ लो। ओके। पहले पेपर चार्ट पे ही होता था, उसी पे हम लोग लाइन क्रॉस करते थे, कहाँ से कहाँ जाना है। और लैट लॉन्ग होता था, जैसे आपका जीपीएस होता है, हाँ हाँ। तो जीपीएस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो हाँ। लैट लॉन्ग ही हमारा सब कुछ है। तो ओके। नेविगेशनल ऑफिसर उसी में काम करता है।
तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, पहले तो सिर्फ जीपीएस आया, फिर जीपीएस में ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स डालते थे, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, लैट लॉन्ग को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ओके। तो एक कोऑर्डिनेट डाला, दूसरा कोऑर्डिनेट डाला, तो हम लोग पॉइंट्स कनेक्ट करके फिर एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट जाते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, फिर वही जीपीएस रडार से कनेक्ट हो गया, फिर रडार से कनेक्ट हो गया, फिर रडार पे ही दिखने लग गया। अब रडार पे ओके। हम लोग वो टारगेट भी दिखने लगे कि आसपास कौन है, और फिर हमें पोजीशन भी दिखने लगा। फिर धीरे धीरे एआईएस आ गया, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें शिप्स के नाम भी दिखने लग गए अब। अच्छा, आपके तो सामने जो शिप है। हाँ हाँ, तो उसके नाम भी दिखने लगे हमें। तो हमें इतनी आसानी हो गई कि जैसे अभी समझो अगर सामने सामने वाला हमारी तरफ आ रहा है, तो हम कोई एक्शन तो लेगा इंसान, तो फिर उसको कैसे बुलाएगा, नाम पता होगा तभी तो बुलाएगा। तो वो नाम हमें उसी से पता चलने लग गया, ओके। और फिर रूट भी पता चलने लग गया। फिर धीरे धीरे रडार में आरपा भी था, तो उस वजह से ये भी पता चलने लग गया कि भाई ये हमसे, अगर हमसे कोलिजन होता है, जैसे टकराता है कोई चीज, हाँ। तो टकराने पे कितने समय पे टकराएगा, कौन से कितने समय बाद टकराएगा, किस एंगल पे टकराएगा, वो सब कुछ हमें पता चलने लग गया। इतना अपडेट हो चुका है। इतना अपडेट है, ये ओके। अपडेट हो गया ऑलमोस्ट, लाइक मेरे बोल रहा हूँ 15 साल के ऊपर हो चुका है ये सब चीजें, ओके। 15-20 साल से। उसके पहले रडार बहुत छोटे थे, इस ऐसे टाइप के थे, जिसमें ओके। आपको स्क्रीन में चेहरा डालना पड़ता था। ओके। उसके बाद में मेरे ज्वाइन करने से पहले बहुत अपडेट था ही पहले से। एक्डिस मेरे ज्वाइन करने के बाद आया। ओके। अब एक्डिस में सब कुछ है, आपने जीपीएस। कब ज्वाइन किया था? मैंने ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट 2013 में, एज अ कैडेट ज्वाइन किया था मैंने। ओके। तो मतलब आज हम लोग कैडेट से लेके सेकेंड ऑफिसर तक का जर्नी का पूरा हम जी लोग। बिल्कुल। यस। तो बेसिकली सबसे मेन चीज तो मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों के मन में है कि 6 महीने काम पे जाओ, 6 महीने छुट्टी, वो एक मिथ है। तो वो आप कैसे बता सकते हो कि ये क्या है एक्चुअली? ऐसा क्यों है कि आप 6 महीने काम पे जाते हो और 6 महीने छुट्टी रहती है, या वो आपका ऑफ पीरियड रहता है जो भी है? जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सवाल मुझे भी ट्रेन्स में या कहीं सफ़र करता हूँ, हाँ। बहुत लोगों का ये है ही मन में कि यार तुम तो 6 महीने जाते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी ओके। जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो पहले कम्युनिकेशंस के लिए सिर्फ ईमेल, मैंने खुद कैडेटशिप में ईमेल से बात की थी घर पे, ओके। वो भी किसी आंटी के यहाँ भेजा था, तब उन्होंने घर पे बताया, फिर बात हुई हमारी। बट फिर अब धीरे इंटरनेट आ गया हर जगह, तो शिप पे भी इंटरनेट होता है? जी अब सैटेलाइट इंटरनेट आ गया, ओके। तो सैटेलाइट इंटरनेट से ही हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ओके। तो मैं आपका सवाल ही भूल गया, आपने सवाल क्या किया नहीं था सर, बीच में? मैं मर्चेंट नेवी में 6 महीने आप हाँ, जो। तो 6 महीने की जो बात आपने कही थी, अब पब्लिक जैसे जैसे फैमिली से जुड़ते जा रहा है, इंटरनेट से जुड़ रहा है, बट तभी भी लोगों को ऐसा लगता है 6 महीना बहुत लंबा समय हो गया। तो लोग सोचते हैं नहीं, कंपनी से डिमांड करने लग गए, तो अब कंपनीज कैसा है, 6 महीने नहीं 4 महीना ही करने आएंगे, कुछ कुछ कंपनी 4 महीना। बट ये सिर्फ बड़े वेसल्स के लिए हो गया, जैसे 450-500 मीटर्स के जो मैंने वेसल्स कहे आपसे, वो वेसल्स के लिए, इनको डीप सी कहा जाता है, जो बीच वेसल्स समुंदर में। मतलब बड़े वाले शिप? बड़े शिप्स जैसे ओके। टैंकर्स हो गए, उसमें मैं आपको अभी, आप आगे हमारी बातचीत होगी तो पता चलेगा। तो ये बिग शिप्स के लिए, बट जिसमें मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, जिसमें मेरा डीपी वेसल है, डायनामिक पोजिशनिंग वेसल्स बोलते हैं, इसमें जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, ज़्यादा से ओके। ज़्यादा 3 मंथ्स। और ये ओके। भी मेरे ऊपर डिसीजन है कि मतलब 3 महीना करने के बाद में जब मैं घर पे आता हूँ, तो मेरे ऊपर डिसाइडेड कि मतलब मुझे ये 3 महीने बाद ही ज्वाइन करना है या 4 महीने बाद ज्वाइन करना है, वो जितने दिन। हाँ आपके ऊपर। जी, वो मेरे ऊपर ही अच्छा। रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीना काम करने के बाद में 6 महीना जाना ही वो है। पहले से लोगों ने उतना सुना है, तो वो हिसाब से। वो पहले होता था, और पहले आपको बता दूं, पहले 9-9, 12-12 महीना भी करते थे लोग। ओके। अभी आपने बताया कि आपका जो शिप है, जो ऑयल है, तो आपका शिप का जो मेन रोल है, या आप क्या करते हो, वो थोड़ा हमको जानकारी दे जी, पाएंगे मैं तो? आपसे ये कहूंगा, जैसे ऑयल एंड गैस तो आप सभी ने सुना होगा, ऑयल एंड गैस हर हर जगह सुना है। ऑयल एंड गैस जैसे आप मुंबई हाई में पकड़ लो, मुंबई हाई में है, काकीनाडा में है, ऐसे 2-3 जगह है जहाँ हमारे यहाँ इंडिया में ऑयल है, गुजरात में है। ओके। तो ऑयल एंड गैस से ऑयल जो निकलता है, वो आपके रिग से रिग प्रोसेसिंग करता है, उसके ऑयल जैसे निकला प्रोसेसिंग होने के बाद में, तो जो रिग्स वगैरह हैं, जो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको जो सामान, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें ज़रूरी हैं, खाना पीना सामान मेंटेनेंस के लिए, वो ओके। सारी चीज़ें हम लोग शोर से लेके उनके पास पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उधर शोर में नहीं आ सकते डेली में, हाँ डेली सही। बेसिस पे। वो लोग एक बार टो करके लाया जाता है उनको, और वापस से टो करके ही एक पोजीशन में रख दिया जाता है। ओके। उनके लेग्स होते हैं, वो लेग्स नीचे जाते हैं, और लेग ओके। से वो पोजीशन हो जाते हैं अपने आप को।
तो उधर उनको रोज लेकर जाना सामान, खाना पीना, उधर के लोग वगैरह हैं जिनको उतरना है, क्योंकि उनका रोटेशन 28 दिन का होता है, 28 डेज का उनका रोटेशन है। ओके। तो जाना है आना है, तो वो सारा सामान काम हम लोग करते हैं। और मेरे शिप्स के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में पूरी तरह बताऊंगा तो नहीं, टेक्निकली नहीं पता चल पाएगा आप लोगों को। हमारे शिप्स जब जाते हैं तो रिग्स वगैरह के एकदम, मतलब नहीं कि जैसे आपने नॉर्मल शिप्स में एक इंजन होता है, बड़ा इंजन, प्रोपेलर बोलो, इंजन एक और प्रोपेलर। ओके। हमारे शिप में ऑलमोस्ट दो, ऑलमोस्ट लाइक 6 हमारे ये होते हैं प्रोपेलर्स, आप बोल सकते हो। 2 ओके। प्रोपेलर्स हैं और 2 आपके थ्रस्टर्स होते हैं, ओके। तो 6 हो जाते हैं। तो 6 की वजह से जो पोजिशनिंग होती है, वो पोजिशनिंग हमारी फिक्स रहती है। हम एक जगह पे 24-24, 48-48 घंटा हम खड़े रह सकते हैं, ओके, 5-5, जो 6-6 दिन मतलब तक। मोस्टली पानी पे जी, पानी शिप को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। जी, जो बिल्कुल आपका सही। शिप जो है जी, वो बिल्कुल रुक सही। पाता है। जी, बिल्कुल करंट वगैरह हमारी इसको कहते हैं डीपी सिस्टम, डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम। ओके। तो इसमें एक सिस्टम होता है आपका, उसी में वो सब कुछ लेता है, जैसे आपका विंड हो गया, करंट हो गया, वेव्स हो गए, इन सब का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और वो एक पोजीशन पे रखा रहता है। तो फिर सामने वाला जो रिग होता है, वो रिग वाला सामान आराम से हमारे इसमें से डेक पे से उतार के उठा के ले लेता है और वो डिस्चार्ज होता है, एक तरह से डिस्चार्ज हो ओके। गया, लोड हो गया, आसानी होती है। ओके। तो ये मेरा काम है। तो पोर्ट से लेके आना, और मैं भी नेविगेशन वॉच पे रहता हूँ, मैं भी शिप को साइड में लेके जाना निकालना, ये मेरा भी काम ओके। अभी और एक चीज है जो बहुत से लोगों को थोड़ी मतलब समझ में नहीं आती है। इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी, इसमें क्या डिफरेंस है। जी बिल्कुल। अब है? वो आप थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे? बिल्कुल सही। इंडियन नेवी नाम से ही गवर्नमेंट है। कोई भी ओके। कंट्री का जो नेवी होगा, उसका अगर नाम अगर आगे जुड़ जाता है, इजराइल नेवी है, कोई भी नेवी होगा, तो वो नेवी से उस कंट्री का वो गवर्नमेंट जॉब हो गया, वो ओके। गवर्नमेंट नेवी हो गई। और वो शिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ आपके डिफेंस, डिफेंस के लिए ही डिफेंस यूज का। होते हैं, ओके। डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ओके। जैसे अपने अपने हमारे इसमें सिर्फ इंडियन नेवी नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आता है। ओके। वो कोस्ट गार्ड अलग है, इंडियन नेवी अलग है। कोस्ट गार्ड जो अपना मेन ये भी, ओशन लाइन जो है हाँ, वो वो पूरा। पूरा लाइन अप करता है, और ये लोग यस। मोस्टली पोर्ट्स के आसपास भी रहते हैं। ओके। इंडियन नेवी अलग होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स अलग हो गए। बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, जो मुझे पूरी तरह डीप में अभी जाओगे तो वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नहीं, कोई बात और मर्चेंट नेवी पूरी तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नहीं। ओके। इनसे कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं। बट इसमें मैं आपसे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारा कैसा होता है, हर एक देश का 250 से 300 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर समझ लो आप, ओके। 1.895 ऐसा कुछ होता है, ऐसा है। तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का होता है 1 नॉटिकल माइल। तो 250 से 300 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया है, वो पूरा इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाता है, हर एक कंट्री का, ओके। हर कंट्री के बाहर का। ओके। तो उसके बाहर कोई भी शिप्स कहीं भी कैसे भी जा सकता है। 250 से 300 नॉटिकल माइल के अंदर जब कोई शिप आता है, तब वो जो सरकार है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है कि भाई कैसे आए हो, कौन हो तुम, किस तुम्हारा चीज के लिए आए तुम्हारा हो? आईडी दो, तुम्हारा नाम बताओ। और आईडी में भी हमारा आईएमओ नंबर होता है, हर एक शिप का। मैं आपको जानकारी दे दूं, हर एक शिप का एक आईडी नंबर, जैसे आपका नेम प्लेट, नंबर प्लेट होता है हाँ, हाँ। गाड़ी का, 2 व्हीलर का, यस, यस, 4 व्हीलर का, सबका, वैसे शिप का भी आईएमओ नंबर होता है, 7 डिजिट नंबर होता ओके, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर है। बोलते बिल्कुल सही। हैं। ओके। और एक कॉल साइन भी होता है। कॉल साइन होता है वो बुलाने के लिए, वो 5 डिजिट, 5 जैसा होता है, जैसे अल्फा, ब्रावो, 9, ओके। चार्ली, डेल्टा। सो 9 को नोवा 9 बोलते हैं, बट मैं आपके नॉर्मल के लिए बोल रहा हूँ, वो 5 वर्ड का होता है। कॉल साइन बुलाने के लिए होता है। बट नॉर्मली अभी तो कैसा है कि एआई पे दिख जाता है, हाँ, तो मैं आपको बताया ना, रडार पे हाँ, दिख जाता है। तो नाम पता तो चल सीधा जाता है। वीएचएफ से उठा के बोल देते, भाई ये शिप है, 2-3 बार बुलाया भाई, मुझे कांटेक्ट करो। और हम लोग का चैनल 16 होता है एक, वीएचएफ पे चैनल 16 होता है, जो हर शिप मेंटेन करता ओके, जो आपस में बात करने के है। लिए। बिल्कुल सही। ओके। चैनल 16 एक वीएचएफ पे होता है, वो सबको होता है, सबके पास होता है, वो सब ओके। लोग को मेंटेन रखना है, वो मैंडेटरी, ओके। वो रखना ही है। और बाकी का तुम्हें जो आसपास तुम्हें जो अंदर जो तुम लोग यूज कर रहे हो, डेक पे काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करने के लिए वो अलग हो गया। ओके। तो उससे वो कैसा है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन, जैसे आप नहीं बोलते हो रोड के लेफ्ट साइड में ही चलना है या राइट साइड में ही चलना है, तो वो जो हाँ। रूल्स है ना, वैसा ही रूल एक तरह से है कि चैनल 16 को आपको मेंटेन रखना ही है।
और वो हाँ। डिस्ट्रेस चैनल भी बोलते हैं उसको। जैसे आप समझो डूब रहे हो, कोई शिप डूब रहा है, कोई कहीं गया, तो ऐसे सबने अलग 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 चैनल अगर यूज कर लिया तो तो कौन बचाने कांटेक्ट जाएगा? कैसे कर कौन पाएंगे? बचाने जाएगा? सही। तो वो डिस्ट्रेस चैनल हर जगह होता है। और नॉर्मली डिस्ट्रेस बटन्स भी होते हैं। चलो अभी बात आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा ही ले लूंगा, 1 मिनट का आपका। डिस्ट्रेस बटन्स भी होते हैं। हमारे यहाँ VHF सिस्टम होता है, DSC सिस्टम होता है, VHF DSC बोलते हैं। तो ये 500 नॉटिकल माइल, 1000 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं आराम से। 1000 नॉटिकल माइल तो आप समझ लो सीधा 2000 किलोमीटर के आसपास। ओके। सो उधर डिस्टेंस बटन होता है, वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। और फिर उस शिप का जो भी पोजीशन है, शिप वो का IMO अपना, शिप का अभी ये IMO नंबर अलग हो गया और इसका 9 डिजिट नंबर होता है। IMO नंबर जो मैंने कहा आपको 7 डिजिट था जो हाँ, शिप का होता है, और जो 9 डिजिट नंबर होता है वो अलग होता है हमारा एक। वो हम लोग अगर का, आपने वो बटन दबा दिया तो तो वो सैटेलाइट नाइन थ्रू डिजिट हाँ उसको जाएगा वो। दूसरे शिप्स जो उसको आसपास है। इनमासैट नंबर बोलते हैं, इनमासैट C। तो ओके। उससे सबको पहुंच जाएगा भाई ये डूब रहा है, ये जो भी डिस्ट्रेस होगा तो आप दबा दोगे, फिर सब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर आपको बचाने के लिए आसपास का जो भी कोऑर्डिनेशन कंट्री होगा, उसका कोऑर्डिनेट सेंटर जो भी होगा ना, वो लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, या आसपास के शिप को बोल देंगे क्योंकि उनको आने को अगर समय लगता है तो ऐसा होता ओके। अभी जैसे आपने बताया जो डिस्ट्रेस का है, तो ऐसा हादसा कोई आपके काम करते समय ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है या कुछ? है। नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ तो हुआ नहीं, भगवान करे किसी के साथ अच्छा, भी ना हो। ना हो और आपके साथ आगे भी ना हो, ये मैं विश करता हूँ। जी, धन्यवाद। और अभी मैं अब थोड़ा पीछे जाएंगे जी कि बिल्कुल। आपने आपका जो स्कूलिंग है जी जी। वो कहाँ से किया है? जी, मैंने स्कूलिंग तो मेरा पूरा लोनावला में ही हुआ, पूना के पास में। और लोनावला में ही मेरा पूरा स्कूलिंग हो गया। 10th तक करके VPS का एक स्कूल है उसमें हुआ, फिर 11th 12th मेरा डॉन बॉस्को में हुआ। ओके। और अभी जैसे आपका 10th 12th में आपका फिक्स था मुझे मर्चेंट नेवी जाना है? जी, ये सवाल आपने बहुत सही किया। नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं था। ओके, तो मतलब आपको कहाँ से जानकारी मिला या इस चीज का नॉलेज कहाँ से हुआ कि? इस चीज़ की जानकारी मैं 12th में था। सो माइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड एक बात थी कि भाई मुझे बायोलॉजी करना है। बट फिर पीछे सबसे जब बात की तो सबको ऐसा लगा यार नहीं, बायोलॉजी तो मिलना मुश्किल मतलब है। आपका 11th 12th साइंस स्ट्रीम से हुआ है? जी बिल्कुल, ओके। PCM भी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों था। सो अपने ऊपर डिसीजन था कि मतलब इंजीनियरिंग जाना है या बायोलॉजी जाना है। बट थोड़ा बोलते हैं ना, एक झुकाव, रुझान मेरा बायोलॉजी की तरफ था। बट फिर ऐसा हुआ कि नहीं, पैसा भी लगता है, फिर डॉक्टर बनना है तो फिर इतना पैसा लगता है, उतना पैसा लगता है। ओके। और मुझे लगता है आपको भी थोड़ी जानकारी होगी, 2007 के आसपास उस टाइम पे इंटरनेट भी, 2009 में मैंने पास आउट किया था। हाँ, 12th। तो हाँ, उस टाइम पे 2009 7 से 9 बोलते हैं ना, वो कैफे ही चलते थे हर जगह। साइबर कैफे। यस। इंटरनेट तो किसके पास था, तो वो जानकारी तो कोई मिलती नहीं थी। अब किसी से पूछो तो मैं एक बोलते हैं ना। गाइडेंस करने वाला कोई इतना प्रॉपर था नहीं। जी, और मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो बोलते हैं ना कि वो उतने बड़ा सर्कल भी नहीं था जिससे सब जानकारी हो। हाँ, सही बात है। तो डॉक्टर का तो फिर वो साइड में रह गया, बोले अब साइड में रख दो इसे। फिर एक दोस्त था, उसके ही लोनावला में ही उसी के एरिया में रहने वाला एक और एक था, उसका सीनियर था, वो तोलानी में था। तो उसने कहा यार एक पास में ही तोलानी करके कॉलेज है, तो देखिएगा, चल अप्लाई करके आते हैं। तो वो होता है ना, चल यार। तो मतलब आपने तोलानी से अपना कॉलेज किया है बिल्कुल आपने? बिल्कुल सही। ओके। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। ओके। तोलानी का आप बता रहे थे? जी, और हाँ। तोलानी से ही किया। फिर उसके बाद में गए, फॉर्म भर दिया। अब आपने पूछा है तो बता दो कि फिर वो बोलते हैं ना, संजोग था वो, मैंने CET भी मेरा क्रैक हो चुका था, और वो भी क्रैक हो गया, और बायोलॉजी भी दे चुका, वो भी क्रैक हो गया। सो ओके। ऑल बी फार्मा, तो मुझे फिर बी फार्मा में जाना नहीं था, मुझे डॉक्टर्स के, फिर डॉक्टर की तरफ मैंने साइड ले लिया। बायोटेक्नोलॉजी था जिसमें मुझे जाना था, और उधर का भी उसी दिन फीस भरनी है, सिंहगढ़ में ही था मेरे टाइम पे, और ओके। तोलानी में भी उसी दिन फीस भरनी है। और फिर मतलब अगर आज वो एक डिसीजन थोड़ा सा चेंज होता था तो हम लोग बायोटेक का इंटरव्यू करते थे
बिल्कुल सही, 1 से 1 टक्का। और उसकी चीज़ अच्छी थी, उसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, उसमें नया आपको कुछ ना कुछ डेवलप करना है बायोटेक्नोलॉजी में। कोई नई चीज़ें, दवाइयाँ, जैसे आपकी कोविड का हुआ था अभी, ये बायोटेक्नोलॉजी में जैसे दवाइयों को नया दवाई आप बोलते हैं ना, मिश्रण करके नया दवाई डेवलप करना, R&D करना, यस। वो R&D वाला सिस्टम था और मुझे बहुत पसंद था। बट नसीब में पानी लिखा था तो चले गए पानी में। बढ़िया है। तो जैसे आपने कहा कि तोलानी से आपने डिग्री किया, तो जो तोलानी का डिग्री है, वो कितने साल का है? जी, अभी तोलानी का डिग्री का मेरे 2015 के पहले और 2015 के बाद दोनों में चेंज आ चुका। ओके। अभी आप पूछेंगे कैसे? तो कैसे का बात जवाब ये है कि उसके पहले बिटसैट था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी के थ्रू उसको एफिलिएशन था, उधर की डिग्री देते थे वो लोग। ओके। तोलानी चला और ज़रूर रहा ये था। जो तोलानी इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? नहीं, पूरी तरह प्राइवेट है, सिंधी का कॉलेज है, सिंधी है। ओके। इनके खुद के भी शिप्स हैं, ओके। तो इनका खुद का कॉलेज है। और उनका पहले TMI सैट होता था, या तो TMI सैट या तो बिट सैट, ये दोनों में से होती थी एडमिशन। और बाकी के जितने कॉलेजेस हैं ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, उसमें कोई भी बिट से एफिलिएटेड नहीं था। बिट से डिग्री, मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ, हाँ। मर्चेंट नेवी का अकेला कॉलेज था जिसको बिट्स की डिग्री थी। ओके। बाकी के जितने कॉलेज थे, जैसे अमिटी वगैरह, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, बाकी का गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थे, मतलब गवर्नमेंट से ही डिग्री मिलेगी आपको। और मेरी ओके। डिग्री 4 इयर्स की थी, जो अकेली डिग्री थी पूरे इंडिया में, जो 4 इयर्स की डिग्री थी। बीटेक, बाकी, बीटेक नॉटिकल टेक्नोलॉजी, और बाकी जो थे वो मतलब। उसको नॉटिकल साइंस बोलते थे। हाँ। वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस था। तो वो कितने साल का होता था? BSc डिप्लोमा बोल सकते थे, BSc नॉटिकल साइंस। तो ओके। वो 3 साल का डिप्लोमा है। अच्छा। मेरे इसमें उन्होंने एक चीज ऐड कर दी थी, वो बोलते हैं ना, एक वो टॉप केक, चेरी ऑन टॉप, ओके। हाँ। वैसा सीन था कि वो 3 साल का डिग्री करने के बाद में 1 साल का शिप पे जाके आओ, तो वो 4 साल का डिग्री उन्होंने बना दिया था वो। अच्छा। असली में BSc वाले भी वही चीज करते हैं, बट इन्होंने डिग्री का नाम चेंज करके थोड़ा तो वो। मतलब अभी आप बात कर रहे तो मुझे एक चीज पूछनी थी कि समझो मर्चेंट नेवी हमको ज्वाइन करना है, तो 12th के बाद क्राइटेरिया क्या है? मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या अभी आपने बीएससी जो बोला? अब हाँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें दो सीन आता है, सिनेरियो है। जैसे एक लोअर ग्रेड्स होता है, जैसे आप खलासी बोलते हो, हाँ। लोअर ग्रेड्स, खलासी तो नहीं बोल सकते हो, गलत वर्ड है। हाँ। बट एक सीमैन होता है और एक ऑफिसर्स होते हैं। ओके। जैसे आपके नेवी में पेटी ऑफिसर्स वगैरह आपने सुने होंगे, यस यस। तो उसके नीचे का ग्रेड। और ये ऊपर के ग्रेड जो ऑफिसर्स हैं, ये 12 साइंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो नीचे की ज़रूरत है, वो 10th से पास होके आराम से आ सकते ओके। हैं। बट जो ऊपर के ऑफिसर्स ग्रेड के लिए अगर आप जाना चाहते हो, मतलब हम लोग अगर किसी को करना है तो हाँ, 10th के बाद भी कर सकता है? जी बिल्कुल, डिप्लोमा? बिल्कुल सही। डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा नहीं, वो 1 साल का डिग्री है, GP रेटिंग कोर्स बोलते हैं उसको। जीपी रेटिंग कोर्स जो 1 साल का है? जी बिल्कुल। ओके। और और 12th साइंस करके किया? साइंस करके ही करना पड़ेगा। हाँ। उसका क्राइटेरिया भी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें आपका ऑलमोस्ट 60% आपका एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट जो आप टोटल करके एग्रीगेट निकालते हो, ओके। एवरेज निकालना, उसका 60% होना चाहिए, और इंग्लिश में 50 से ऊपर होना चाहिए। ओके। और एज भी है क्राइटेरिया। ये आपको ये सारी जानकारी DNS की वेबसाइट है, DNS बोल रहा हूँ, IMU की, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो उसके पूरी वेबसाइट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है IMU की। तो आप वो चीज कृपया हमसे शेयर कीजिए, जी तो हम लोग बिल्कुल। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जरूर वो वेबसाइट हम लोग शेयर करके रखेंगे कि फ्यूचर में किसी को करना है तो उससे और अच्छे लेवल पे जी, मालूमात उसको मिल पाए। अभी वही एक ऑप्शन है, CET देनी पड़ती है, ओके। साल में 2 बार होता है। एक दिसंबर में, एक दिसंबर के आसपास होती है, और एक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक अगस्त के आसपास है। ऐसे 2 बैचेज है, ओके। एक 2 बैचेज का है। वो 2 बैचेज आप उधर देख सकते हो। तो वो 2 बैचेज में ही आप एडमिशन ले सकते हो, अभी किधर भी ले सकते हो आप एडमिशन, और उसी से ही सबके यहाँ एडमिशन हो रहे हैं। चाहे आप 3 साल की डिग्री करो, 1 साल की डिग्री करो, या तो GP रेटिंग करो। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, 10वीं के बाद में, 10th के बाद में आपने GP रेटिंग कर लिया। हम्म। 12 साइंस के बाद में दो है, BSc डिप्लोमा साइंस और नॉटिकल साइंस, और दूसरा वाला DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। दोनों अलग अलग है। अगर आप BSc ओके। करोगे तो 3 साल हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करोगे तो 1 साल। विकास जी, जैसे आपने अभी बताया
कि बीएससी और डिप्लोमा, ये जो 1 साल का 3 साल का जो भी कोर्सेस है, तो वो करने के बाद हम लोग को जो कैडेट है या जो भी स्टूडेंट है जो सीखा है, तो उसको क्या फायदा है? मतलब उसने डिग्री किया है तो उसका रैंकिंग में फायदा है या फिर पेमेंट में कुछ? जी, मैं इसकी जानकारी ये दूंगा कि जैसे आप डीएनएस करते हो 1 साल का, उसके बाद में आपको 18 मंथ्स 18 महीने शिप पे आपको सेलिंग करना ही पड़ेगा। फिर वो सेलिंग 6-6 महीने में 3 बार करो या जैसे भी करो आपके ऊपर, ये 12 महीने में करके 11 महीना ही है, 12 महीने तो अभी हो ही नहीं सकता आपका। ओके। तो अभी आईएमओ ने रूल निकाला है 12 मंथ्स के ऊपर तो रख ही नहीं सकते शिप पे कोई भी कंपनी, तो 11 मंथ्स का ही होता है। वो थोड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसलिए ज़्यादा नहीं करने देते आप, हाँ, ऐसे इश्यूज आए थे। सो 11 18 मंथ जैसे आपका एक साल का आपने किया डीएनएस, 18 मंथ्स का आपने सी टाइम कर लिया, ढाई फिर साल आप, हो गए। हाँ ये हाँ। 2 साल का, ये 1 साल का, हाँ। ये समझो ओके। 3 साल हो गया आपका। तो 3 साल के बाद में फिर सेकंड ऑफिसर की एग्जाम देने जाते हो, ये डीएनएस हो गया। अब जब आप बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जाते हो, उसमें 3 साल की पढ़ाई है ओके। और सिर्फ उसमें 12 महीने सी टाइम है। इसमें 18 मंथ सी टाइम था, उसमें 12 महीने सी टाइम है, सिर्फ 6 महीने का फर्क है। जब मैंने किया था तो जब हम सेकंड मिड की एग्जाम देने जाते थे ना, तो हमको एक रिटर्न होता था, ओरल होते थे। ओके। तो जो बीएससी जो मैं करके गया था उस टाइम पे, तो हम डायरेक्ट ओरल देते थे, रिटर्न नहीं देते थे। तो रिटर्न का जो मेरा 6 ऑलमोस्ट लाइक 8 से 9 महीना मेरा बच जाता था, तो उसमें फायदा था। बट अब सब इक्वल हो चुका है। सो अच्छा। मेरे ख्याल से फायदेमंद ये डीएनएस है। अगर हाँ, मैं आप, अभी वही पूछने वाला था हाँ, कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए अगर मेरे किसी को? हिसाब से देखिए, फीस, अगर आप फीस स्ट्रक्चर बोलोगे, आप अभी फीस स्ट्रक्चर का अगर पूछते हो, तो फीस स्ट्रक्चर का कैसा होता है कि 1 साल का जो फीस स्ट्रक्चर है, वो 1 साल वाले का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लाइक 5.5-6 लाख पहुंच जाता 1 साल का? है 1 साल वाले का उसका। और जो ओके। वो बीएससी वाले का है, वो 10-11, तोलानी का तो 16 के आसपास पहुंच गया। ओके। सो 10 के आसपास है। अब इसमें आपका पैसा भी ज़्यादा गया, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो आपको डीएनएस में ज़्यादा आएगा। हाँ, और अभी आप जैसे आपने डीएनएस, बताया हाँ, कि 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप 1.5 साल शिप पे हो, तो आपका, कैच उधर ही है। हाँ, कि कैच वही है शिप कि पे आप अगर कमा हो, रहे हो, आप हाँ, कमा रहे हो तो 18 मंथ्स, ट्रेनिंग में भी आप, कमा रहे हो। आपका मिनिमम कुछ ना कुछ तो कंपनी आपको देती होगी। बिल्कुल देती है, ऑलमोस्ट लाइक $500 से $600 मिलता है। 400 से शुरू होता है, फोर मतलब हंड्रेड से 18 to 20,000। 400 से 550, मतलब एक 83 का डॉलर चल रहा है अभी, 83 के आसपास। ओके। सो 5 8 40, 35, 40 के रेंज में आपको सैलरी मिल जाता है। तो आपको वो तो मतलब आपका सजेशन ये है कि 1 साल का डिप्लोमा करके बहुत आप सही है, जाओगे, तो बहुत सही है। तो मतलब आप जितने भी दर्शक है या जो भी ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए ये चीज बहुत सही है जो इन्होंने बताई है कि अगर 1 साल का डिग्री कोर्स हम लोग ने 4 लाख फीस में कर लिया है, 4 से 5 लाख में, 5 6 5 6 5-6 lakhs में, तो 3 साल का डिग्री जो हम लोग 12 से 16 लाख में करने वाले हैं, उससे अच्छा 1 साल का डिप्लोमा डीएनएस करके हम लोग शिप पे ज्वाइन भी कर रहे हैं। 18 मंथ्स का आपका ये भी हो रहा है, शिप का टाइमिंग भी जो एक ये रहता है ना, सी टाइम। सी टाइम, वो भी क्राइटेरिया आपका ये होगा, प्लस आपका प्रैक्टिस के साथ इनकम भी थोड़ा बहुत चालू हो जाएगा 1 साल के बाद ही। बिल्कुल सही। और बहुत लोन, अच्छी चीज है जो। लोन तो हर कोई देता है। अब मुझे कुछ लोग, आप मतलब अगर आपके दर्शक कोई सवाल, किसी के मन में आएगा ये सवाल, अरे भाई आप बोल रहे हो कि 1 साल की पढ़ाई 3 साल की पढ़ाई में फ़र्क नहीं है क्या? अरे बिल्कुल फ़र्क है भाई, पर पढ़ने के बाद में किसने प्रैक्टिकल नॉलेज और पढ़ाई वाला नॉलेज में बहुत फ़र्क है। जो भी अभी मर्चेंट नेवी में आप उनसे पूछ लेना, पढ़ाई वाला नॉलेज यूज़ होता है, बट उतना नहीं यूज़ होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही आगे जाके काम आता है। तो आप कितना भी पढ़ लो, आगे जाके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगा। हाँ, सो तो एक तो पैसा आप वो कमा रहे हो, मतलब आप बुक से पढ़ रहे हो लेकिन शिप पे जाके प्रैक्टिकली आप जो चीज कर रहे हो, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सही बिल्कुल बात सही। है। और अभी मतलब आपने जो 4 साल का कोर्स किया है, जो अभी आप बोल रहे हो कि 1 साल का करना चाहिए, उसको 5 से 6 लाख खर्चा है, जी बिल्कुल। और मतलब 1 साल का हमने कोर्स कर लिया, उसके बाद 18 महीने का आपने जो बोला है, तो ये हो गया।
उसके बाद हम लोग जो अभी समझो किसी ने कैडेट करके ज्वाइन किया है, जी बिल्कुल, हाँ। तो उसको कैडेट से उसके ऊपर का जो जो भी ये होगा रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम, तो उसके लिए कुछ एग्जाम है या कुछ ऐसा है कि बाबा 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है? जी। जैसे अभी आप कॉलेज से निकले, आपने 18 मंथ सी टाइम ले लिया, 18 महीने शिप पे निकाल लिया आपने, ब्रेक करके कैसे भी करके, मैंने जैसा आपको अभी बताया था। फिर वो उसके बाद में आपको आने के बाद में कुछ कुछ कॉलेजेस भी एग्ज़ाम रखते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट का होता है, एमएमडी, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। ये आपके हर जगह है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कोलकाता है, कोचीन है, चेन्नई है, आपका नीचे कांड इधर गुजरात में कांडला है, ओके। मुंबई भी है, और नीचे मेरे ख्याल से और भी हैं, 2-3 और हैं। तो ये इन जगहों पे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इंसान एग्ज़ाम दे सकता है जाके। तो उसके लिए आपको पहले तो प्रिपरेशन के लिए बैठना पड़ेगा, कोर्सेज होते हैं जो मैंडेटरी है, आपको पढ़ना ही है। 3 मंथ्स का ये होता है, क्लासेस होते हैं, उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। फिर 3 मंथ्स की क्लासेस होंगी, फिर रिटर्न होगा, और फिर फाइनल जाके 3 ओरल्स होंगे आपके। ये सेकेंड मेट के लिए होता है। ऐसे ही चीफ मेट के लिए थोड़ा और अलग। फिर ये 18 महीने बाद आपने जैसे सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दिया, आपका मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 से 1.5 साल लग जाता है एग्ज़ाम टोटल क्लियर करते करते। नहीं, लेकिन अगर आप शिप पे जा रहे हो जी तो उसके बाद आप ब्रेक लेके आपको ये तैयारी करके फिर आपको अटेम्प्ट देना है। जी बिल्कुल, ये रुकना ही पड़ेगा आपको। ओके। फिर आपको एग्ज़ाम। मतलब आपको अगर अपर रैंक के लिए जाना है जी तो बिल्कुल। आपको थोड़ा रुक के। नहीं, और दूसरा चारा ही नहीं है। सही बात, सही बात। दूसरा चारा ही नहीं है, वो अब सीधी बात है, जब इंसान को सैलरी अच्छी मिलेगी वो उतने में ही क्यों रोएगा। हाँ, और और वो हर चीज तो सैलरी के लिए चालू। अभी मैं आपको एक चीज वही पूछने वाला था कि जैसे स्टार्टिंग आपने बताया कि 35 से 40 हजार तक होती है। अभी सेकेंड ऑफिसर रैंक जो है उसमें लगभग क्या लेवल तक पेमेंट आप हो सकता है, क्योंकि हम लोग मिडिल देखिए, क्लास फैमिली के हैं। देखिए सैलरी का तो मैं आपसे ऐसे ही कहूँगा कि सैलरी बहुत अंदाजन अंदाजन। डिफ़र बहुत होने लग गया। सो सैलरी है अभी ऑलमोस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड ऑफिसर का सैलरी जो जाते हैं, अब तो और एक इन्होंने जैसे ही देखो कॉस्ट कटिंग हर जगह हो गया। हर कोई, हर ओनर $1 $2 के लिए बचाना चाहता है, हर हर एक ओनर। तो जैसे अब फ्लाइट वगैरह भी देते हैं तो वो उतना ही बराबर सबको एक साथ फ्लाइट दे देते हैं कि भाई वो पैसे बच जाएँ, कस्टम चार्जेस बच जाएँ। तो वैसा ही सैलरी का भी आता है। तो अभी एडिशनल थर्ड ऑफिसर होता है, उसकी सैलरी 1000 से 1200 1400 1500 पहुंच जाती है। कोई कोई कंपनी अगर अच्छी है तो नहीं नहीं 2000 सर, 2200 आप देती है एडिशनल थर्ड के लिए। और डॉलर थर्ड, डॉलर में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जी डॉलर्स का ही बोलूंगा, फिर सामने वाला कन्वर्शन कर सकता है, अब तो गूगल है। ओके। सो नहीं, मैं ऑलमोस्ट खुद लाइक, कंफ्यूज हो गया। नहीं $1 इज 80 रुपीज, ऑलमोस्ट 80 हाँ, आप लेके चल मतलब सकते हो। 1000। तो 80,000 हो गया। 80 हजार, ओके ओके ओके। तो एक लाख पकड़ सकते हो, 1 लाख सैलरी आपका एक एडिशनल थर्ड के लिए, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। ओके थर्ड ऑफिसर का डेढ़ से लेकर 2 से 2.5 के बीच में। ओके। और सेकंड ऑफिसर का ऑलमोस्ट 2.5 से 3 3.5 के आसपास। तो वो ये फिक्स नहीं है। पहली जो पहला क्राइटेरिया सैलरी में आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी आ जाती है, कंपनी का रेपुटेशन कैसा है। अब सीधी बात है, आप बिस्लरी का पानी लोगे तो 20 रुपए का मिलेगा, लोकल पानी लोगे आपको 10 रुपए में मिलेगा, तो सही फर्क तो बात। पड़ ही जाता है। कंपनी कंपनी में आपका हाँ। और डिफर फिर करता है। सेकंड चीज़ आपका नेगोशिएशन, आप कंपनी से कितना नेगोशिएट कर पा रहे हो कि भाई मैं आपके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ाइए, या 2 साल से काम कर, जो भी आपका होगा नेगोशिएशन ओके। पावर। और आपने कितना अच्छा अपना काम किया, काम, हाँ, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काम क्या है, आपका रेपुटेशन क्या है, उस बेसिस पे ही आपको कंपनी आगे सैलरी बढ़ाना वो होता ओके। और जैसे आपने तोलानी में आपका डिग्री कंप्लीट हुआ, है। जी तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद मर्चेंट नेवी में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट कॉलेज से होता है या उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप कुछ शेयर कर सकते हो? जी, मैं तो बिल्कुल कहूँगा, अब आप फिर से ब्रांड वाली बात आ गई। तोलानी एक ब्रांड है, ओके। और मैं मतलब कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो तोलानी के देखेंगे ही, कोई ना कोई अगर देख लिया तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कि उन्होंने मुझे उधर ऑलमोस्ट 95 90 99% प्लेसमेंट मिल ही जाता है।
तोला नहीं। हाँ, एक आधा बंदा अगर रह भी जाता है तो वो लोग इतना अच्छा है कॉलेज का रेपुटेशन और सब कुछ कि वो जो कैप्टन्स हैं वो लोग अपनी पहचान से, जैसे उनके कोई दोस्त काम कर रहे हैं कहीं कहीं कोई एचआर में है, कोई कैप्टन मैनेजर्स वगैरह हैं, तो उनको वो लोग बुलाते हैं और फिर प्लेसमेंट कराते हैं। और अगर कोई एक ओके। बंदा रह भी जाता है तो उसको बहुत सारी कंपनीज में बिठाते हैं, भाई तू बैठ तू दे, और फिर करवाते हैं इंटरव्यू। ओके। और सपोज मतलब आपने तो, अच्छी बात है आपके लिए हो गया कि आपने तोला नहीं से किया, लेकिन किसी ने रेगुलर कॉलेज से कर लिया, जी, अब मैं उसके लिए तो बता रहा हूँ। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? नॉर्मली अब क्या करने लगे कॉलेजेस मैं इसका पूरा श्रेय, अगर जो रिफॉर्म्स ले आए, आप बोलोगे पॉलिटिकल पार्टी की बात मत करो, बट पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी ने इसमें बहुत रिफॉर्म लाए। ओके, मतलब 2014 के बाद चेंजेस हुए हैं। बहुत चेंजेस, बहुत चेंजेस। सबसे पहला रिफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म जो लाया वो मैं आपसे ये शेयर करूंगा अभी की बात पे, आगे तो मैं आपको बताऊंगा। वो इन्होंने ये रिफॉर्म लाया था कि स्पॉन्सरशिप लेकर ही आना है आपको। ये बहुत सारे कॉलेजेस के लिए धीरे धीरे मैंडेटरी कर दी, और कॉलेजेस ने भी किया। कॉलेज का भी इसमें श्रेय, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सिर्फ गाइडलाइंस दी, ओके। रूल नहीं निकाला। रूल निकालते हैं तो सबको करना ही पड़ेगा आपको। गाइडलाइंस इज लाइक आप ऐसा करो तो सही रहेगा। बहुत सारे कॉलेज पहले से भी कर रहे थे, कुछ कॉलेजेस के ऊपर फिर उनको गाइडलाइंस आई तो उन्होंने करना शुरू किया। तो स्पॉन्सरशिप, जैसे मैं आपके पास आया, आपकी कोई कंपनी, आपके पास 20-40 जहाज है, तो मैं आपके पास आया, मुझे आप प्लेसमेंट दे दो, मैं आपके जहाज पे काम करना चाहता हूँ। तो आपने मुझे एक लेटर दे दिया, हाँ भाई इस बंदे को फिर, हाँ ये बंदे को मैं ले लूंगा इसकी पढ़ाई होने के बाद। वो स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपका एडमिशन होगा। आपने सीटी तो क्रैक कर लिया, वो एक क्राइटेरिया आपने क्लियर कर लिया है। ओके। कॉलेज में आपका एडमिशन भी होना है, मतलब आप कॉलेज के क्राइटेरिया नहीं, में फिर बैठ रहे हो। हम लोग स्पॉन्सर्ड के पास कैसे जाएंगे? मतलब हमको आपको उसकी खुद जाना जानकारी। पड़ेगा, नहीं आपको खुद कॉलेजेस, देखिए आप जिस कॉलेज के पास जाओगे उनके पास कंपनीज की लिस्ट होती है। अच्छा, मतलब कॉलेज अपने को बताता है। हाँ, आप उनके पास बोलो कंपनीज की कौन सी लिस्ट है, वो सारी कंपनीज का लिस्ट लेके आप जाइए, जो जो कंपनीज में, कि भाई मैं ऐसा ऐसा कॉलेज से जाने वाला हूँ तो ये स्पॉन्सरशिप आप मुझे दे दीजिए। तो फिर वो अपने को स्पॉन्सर हाँ, करता बट तोलानी जैसे अभी भी कॉलेजेस हैं, तोलानी जैसे कॉलेजेस जो अभी भी प्लेसमेंट देते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं, और बाकी के लोगों को कहते हैं आप स्पॉन्सरशिप लेके आओ भाई। है। ओके। जो एक साल वाला जो है ना, उनके लिए मोस्टली स्पॉन्सरशिप लाने का एक, बहुत सारे कॉलेजेस यही बोलते हैं स्पॉन्सरशिप लेके क्राइटेरिया है आओ। मतलब। अब जिसे थोड़ा फ्रॉड करना है, जिन्हें पैसा बनाना है। नहीं, मैं अभी वही पूछने वाला था कि हमने बीच में सुना है, मतलब रेगुलर न्यूज़ पे कहीं ना कहीं आता है कि आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो ये ज्वाइन कर लो, इतना इतना पैसा भरो तो आपका हो जाएगा, या तो करा देंगे। तो ये जो एजेंट्स लोग हैं, इनके बारे में कुछ आप मतलब आप उस फील्ड से हो तो आप सही सलाह दे पाओगे। मैं कहूँगा कभी भी ऐसी बातों में एक समय आएगा, आपका भी मेरा भी समय आया था। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा कॉलेज से हो गया था, बट तभी भी मेरा शिप पे मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, उस वजह से मैंने साइन ऑफ किया, फिर कंपनी ने मुझे नहीं लिया। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ओके। तो वो नहीं लिया था। तो उस टाइम पे मैं भी भाग रहा था, मैं भी एजेंट्स के पीछे भागा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट भगवान का, मैं बहुत भगवान को ही पूरी बोलूँगा कि बाबा भगवान ने ही मेरी मदद की है, कि ओके। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। ऐसी बात भी आई कि एक ने कहा कि भाई आधे पैसे अभी दे दो, आधे बाद में दे दो। पर मोस्टली यूनियन वाले मिलेंगे आपको ऐसे लोग। बट मैं कहूँगा कि मत जाइए आप कंपनीज में घूमते रहिए। आपका अगर समय और लक साथ देगा आपका ज़रूर होगा। बट ये लोग क्या करते हैं, ये बोलेगा भाई मेरे कॉलेज में आ जाओ आप। जैसे कोई कॉलेज, जैसे आपने अपना कॉलेज खोल लिया, आपका कॉलेज का इतनी नाम नहीं है, बट आप कैसे बंदों को बस भेड़ बकरी जैसे नहीं, भेड़ बकरियों की तरह एडमिशन लिया निकाल दिया। ऐसा ही हुआ था 2014 के पहले। ओके। इन्होंने एक एक साल वाले कॉलेज इतने हो गए थे, इतने कॉलेजेस हो गए थे, और बंदे निकल रहे हैं बट जगह नहीं है। कहाँ से आएगी जगह? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको कचरे की तरह पब्लिक मिल रही थी बॉम्बे में। सही बात। रिज्यूम तो लेते थे, जैसे आपने मेरा रिज्यूम ले लिया और थोड़ी देर गया, कुछ कुछ तो अपने सामने डाल देते, फेंक देते थे कचरे के डब्बे में। सो वो बीजेपी ने आने के बाद में धीरे धीरे वो कॉलेजेस जो थे, जिनका इशू आ रहा था। प्लेसमेंट का क्राइटेरिया उनका नहीं था एक तरह से, उनको धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। ओके। और अब उल्टा हो गया सीन। अब उल्टा मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है कि अब लोगों को कॉल, मतलब पहले, अब तो इतना भी अच्छा होगा कि व्हाट्सएप पे भी वैकेंसीज आने लग गई। तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन गए, तो उस पर दिख जाता है। तो पहले कैडेट की वैकेंसीज मैंने कभी देखी नहीं थी, ओके। अब कैडेट की हर जगह वैकेंसीज भी आ रही। सो ओके। वो एक अच्छी चीज़ हो गई है।
आई एम नॉट अ प्रो बीजेपी, बट मैं भी बोलूँगा कि अच्छा किया उन्होंने, रिफॉर्म्स लाए हैं। नहीं, अगर कोई भी पार्टी हो जो चेंज कर रही है तो वो सराहनीय है। बहुत सारा, बहुत अच्छा काम किया उस मामले में यस। उन्होंने। अब वो गरीबों का पैसा जो होता था ना, माँ बाप इतना, और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप बोलो किसी को 3 साढ़े 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, उस टाइम पे 4 साढ़े 4 लाख का रेट था। नहीं, आज भी अगर हम किसी को बोलेंगे कि मर्चेंट नेवी में जाना है तो 5 से 6 लाख खर्चा है। अरे तो हाँ, वो उसका बहुत आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी याद दिलाया मुझे। मैंने ये कहूँगा कि अब और एक क्राइटेरिया आया है जिससे आप सिर्फ सेफ्टी कोर्सेज करो, 4 कोर्सेज होते हैं, 4 सेफ्टी कोर्सेज होते हैं, फैमिलेशन कोर्सेज, वो कोर्सेज करो, आप सीधा मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। उस बेसिस पे भी आपको सीडीसी मिल जाती है, एक सीडीसी होती है हमारी, जैसे आपका पासपोर्ट होता है ना, हाँ। वैसे हमारा सीमेन बुक होता है, सीडीसी, ओके। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी होती है। जैसे आपका ब्लैक कलर का पासपोर्ट है, नॉर्मल सबको मिलता है। यस। पासपोर्ट तो बहुत कलर के होते हैं, बट नॉर्मल इंसान को ब्लैक का यस। मिलता है इंडिया में। वैसे ही ब्लू कलर का एक सीडीसी होती है जो सीमेन को मिलती है, सिर्फ सी फेरर को। ओके। वो पहले ये कोर्सेज करने के बाद ही मिलती थी। अब आप सीधा वो 4 कोर्सेज करो, 12,000 में हो जाते हैं, कहीं भी जाके कोर्सेज करो 12,000 में कोर्सेज हो जाते हैं। अच्छा। और सीमेन बुक के आपके 1,000 1,500 रुपये लगते हैं और आ जाता है। बट उसके बाद में प्लेसमेंट सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर लोग अब फिर वापस से इसमें उस हिसाब से जाल में फंस जाते हैं, कोई एजेंट फंसा देता है, कोई कुछ फंसा देता है। ओके। बट एजेंट का देखिए एक और, तो अभी आप जैसे बोल रहे हो कि 4-5 लाख का, तो ऐसा कुछ लोन सिस्टम वगैरह कुछ है कि अगर किसी को हाँ मर्चेंट नेवी का बिल्कुल करना है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अ, लिए आप अगर कॉलेज का ये लेके जाते हो ना लेटर, कॉलेज का लेटर दे दीजिए इधर बैंक में। एसबीआई मेरे ख्याल से सबसे सही बैंक है उस मामले में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। सो उसमें आप जाइए, उसमें आप पूछ लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग फीस ऊपर का होगा 5-6 हज़ार जो भी होगा, वो हटा के आपका सीधा का सीधा पैसा आपके कॉलेज कॉलेज में। में, अगर आप 3 साल का करते हो तो ईयरली जाएगा, और अगर आप 1 साल का करते हो तो सीधा 1 साल में जाएगा। नहीं, और मेरे को उसका ये जो चीज आपने इंटरेस्ट जो, जो बोलोगे आप, हाँ। तो उसका इंटरेस्ट आपको आपकी पढ़ाई खत्म होने के 1 साल तक कुछ नहीं करना है। ओके। समझो 2023 में आपने, आपका पढ़ाई पूरी हो गई, ओके। 2024 आपको कुछ नहीं देना है, 2025 से आपको इंटरेस्ट देना है, वो भी बहुत कम है। तो ये चीज मोस्टली हर फील्ड में नहीं होती है। नहीं, हर फील्ड। अच्छा। हाँ तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि ये हमारे जो हम लोग गाइडेंस कर रहे हैं तो वो बहुत से बच्चों का इसके लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग आजकल क्या होता है कि यार मर्चेंट ने भी 6-7 लाख, मिडिल क्लास फैमिली, तो कहाँ से ये करेंगे? अगर एंट्रेंस दे के कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ का जो आपने बोला है जी, लेटर बिल्कुल। लेटर लेके अगर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है। जी बिल्कुल, आप पहले एसबीआई में जाइए, एसबीआई में इन्फॉर्मेशन दीजिए, यस। उनका जो भी क्राइटेरिया होगा, और वो लोग सीधा, मेरे भाई के साथ भी हुआ। मेरे भाई ने भी इंजीनियरिंग जब किया था, ओके। सीधा लेटर उन्होंने जो भी बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओनली लेटर रहता है, कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं जिससे उनको ये कंफर्म हो जाए कि आप सच में कॉलेज में जा रहे हो। यस। 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 तो वो कॉलेज का एक लेटर चाहिए उनको, और आपको पूरा फीस एक साथ तो नहीं देते हैं वो लोग, फिर वो कॉलेज से ही कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके। फिर कॉलेज का जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी होगा, वो उधर से डायरेक्टली पे होगा आपका। ओके। मतलब वो चालान दे देते हैं मोस्टली, मेरे ख्याल से चालान ओके। डायरेक्ट उधर जाके सबमिट। विकास जी, मैं आपको यही पूछने वाला था कि आपका जो शिप है उसपे कितने लोग एक टाइम पे, आप 4-6 महीने सफर करते हैं तो कितने लोग उस पे रहते हैं? मेरे शिप पे, जो मेरा शिप का जो, अभी आपको मैं लेंथ के हिसाब से बताऊं तो सही रहेगा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से। तो मैं लेंथ के हिसाब से ही बताऊंगा आपको। मेरा शिप 60 से 150 मीटर का होता है, और मेरे शिप पे नॉर्मली अभी 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। 14 लोग होते हैं। हाँ, और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम टाइप ऑफ द वेसल पे जाता है। नहीं, फिर भी। मैक्सिमम जैसे आप जब टाइप बोलोगे वेसल का उस हिसाब से, बट नॉर्मली कार्गो शिप्स पे 25 तक जाते हैं, ओके। ओके। जो ट्रेडिंग वेसल अभी बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो आप जो शिप के टाइप से वो भी हाँ थोड़े बता दो तो थोड़ा अंदाजा हाँ, हमको आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ शिप्स, जैसे आप कार्गो शिप्स अगर बोलते हो, डीप सी मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंटिन्यूस ट्रैवल करते करते रहते हैं, वो शिप्स में जैसे आपके टैंकर्स आ गए। तो टैंकर्स 3 टाइप के होते हैं, ऑयल, केमिकल, गैस। 3 टाइप के टैंकर्स हो गए, टैंकर साइड में आ गए। जो सप्लाई करते हैं। जी, सप्लाई, ओके। मोस्टली सप्लाई का ही काम है।
मर्चेंट और नेवी का। हाँ, ओके। और टैंकर्स हो गए। फिर आपके आते हैं बल्क कैरियर्स। बल्क कैरियर में जैसे आपका आयरन ओर हो गया, जो एकदम भुना हुआ ओर होता है। ओर मतलब जैसे एकदम राख, राख टाइप, पाउडर टाइप, पाउडर बोल ओके। सकते हाँ। हो। आयरन की पाउडर हो गई, या लोहा ये अपना कोयला हुआ, ओके। कोल हो गया, शक्कर हो गई, गेहूं हो गया। ये जो बहुत क्वांटिटीज, जैसे मैं आपके क्वांटिटीज में भी बात कर रहा हूँ, 60,000 टन, 70,000 टन। ओके। मतलब ये छोटी क्वांटिटी नहीं है, 20-30 हज़ार से लेके क्वांटिटी। तो ये बल्क में आते हैं, तो उसको बल्क कैरियर बोलते हैं, जो बल्क में आता है सामान। ओके। ओके। वैसे तो सब चीज़ बल्क में आती है, बट जो सॉलिड बल्क होता है ना, मोस्टली उसको बल्क कैरियर में ही रखते हैं, गेहूं ओके। वगैरह जैसी चीज़ें। और फिर कंटेनर्स में तो आपको हर कोई देखता है कि कंटेनर्स में सामान जा रहा है, आ रहा है। हाँ हाँ। तो वो कंटेनर्स का सामान अलग हो जाता है। और उसमें भी और भी टाइप होते हैं, रोरोज होते हैं, जो आपके व्हीकल कैरियर्स बोलते हैं उनको। ओके। वो उसमें सिर्फ आपके जिसके भी व्हील्स होते हैं, जो भी चीज़ होगी व्हील वाली, हाँ। फिर चाहे आपका क्रेन हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, जिसको व्हील्स होंगे उसको रोरो कैरियर्स में ला लेंगे। उसको रोल ऑन रोल ऑफ बोलते ओके। हैं। उनमें उसमें फ़र्क होता है। रोल ऑन में मतलब पीछे से जाते हैं वेसल्स, भरे जाते हैं, और आगे से उनको रैंप होता है, उसमें से निकले जाते हैं। तो ओके। पीछे से उनका फिलअप होता है, क्योंकि आप सीधी बात है ना, आप जैसे अपने गाड़ी इधर से डाल दी और फिर रिटर्न थोड़ी रिवर्स में लेके आओगे, हाँ। निकालने के लिए आप स्ट्रेट जाओगे। तो फिर आगे से उसका रैंप होता है, आगे से निकली जाती है। ये रोल ऑन रोल ऑफ हो गया। अब आपके फूड कैरियर्स भी होते हैं, जो जो आपका खाना। रेफ्रिजरेटेड ओके। रेफ्रिजरेटेड खाना वगैरह का, वो अलग कैरियर्स हो गए। और फिर एनिमल कैरियर, लाइफ स्टॉक कैरियर बोलते हैं उनको। एनिमल कैरियर अलग होते हैं। ओके। और उसके बाद में ये आपका, और पैसेंजर शिप्स जो होते हैं, पैसेंजर तो पता ही है, जो आपका क्रूज शिप्स बोल सकते हो आप। क्रूज शिप्स में, उसमें भी नॉर्मली आप बोलोगे कि कितने लोग होते हैं, उसमें स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो वहाँ पे लोग भी उतने होते तो हाँ, वो तो हिसाब आपने से। लोगों का क्वेश्चन पूछा था ना, तो उस पर तो सिर्फ 1200-1300 का तो स्टाफ होता है, जो ओके। लोग काम कर रहे हैं उधर। क्योंकि ओके। डे एंड नाइट चलता रहता है, तो एक थोड़ी है, शिप चलाने वाले अलग हो गए, खाना बनाने वाला अलग, आपके केटरिंग। शिफ्ट पे जो लगभग 14-15 लोग होते, तो वो कौन से हिसाब से होता है, मतलब जी, आप रैंकिंग सिस्टम बोल रैंकिंग? सकते यस। हैं। तो हमारे इसमें डेक साइड और इंजन साइड होता है, और एक गैली, तीन ही है। ओके। हर शिप में मोस्टली यही होता है। हाँ। तो डेक साइड होता है, जो शिप का मालिक, सोल ओनर, जो सेकंड ओनर बोलते हैं, एक ओनर जिसने खरीदा है, जो चला रहा है, और जो शिप का जो अभी कैप्टन। जो है, वो कैप्टन है। सही कहा आपने। कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, और एडिशनल थर्ड भी कभी होता है। तो ये चार होते हैं। बट हमारी शिप 65 से 70 मीटर, 100 मीटर्स है, तो हम लोग में तीन ही होते हैं, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर। ओके। और दो सेकंड ऑफिसर होते हैं एक तरह से हमारे इस पे, जो नॉर्मली हर शिप पे एक ही होता है। ओके। ये हो गया डेक साइड का सिर्फ ऑफिसर रैंक। जब आप उसके नीचे आते हो, तो बोसन, एबी और ओएस, ये तीन होते हैं। ये ओके। तीनों लोअर जिनका रैंक्स में। कुछ काम बता सकते हो आप, मतलब? अब आप जैसे कैप्टन का होता है, एक मैनेजमेंट है, जैसे पूरा मैनेजमेंट चलाना। चीफ ऑफिसर का काम होता है सिर्फ कार्गो रिलेटेड वर्क, जो सामान आ रहा है उसको कहाँ रखना है, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। ओके। जैसे आप अपनी टू व्हीलर चलाते हो, तो आप सामान रखते हो भाई, एक तरफ पूरा नहीं करते हो आप, बाकी का सामान। पहले वो यस। चेतक नहीं चलाते थे लोग, यस यस यस। तो वो एक तरफ मुड़ती थी तो इंसान दूसरी तरफ सामान रखता था। वैसे ही समझ लो, तो स्टेबिलिटी रखते हैं उसमें। ओके। तो स्टेबिलिटी के लिए चीफ ऑफिसर का ही काम है। वो कार्गो रिलेटेड कुछ भी काम हो, मेंटेनेंस भी उसी का काम है। शिप का जो कहीं पेंट निकल रहा है, पेंट लगाना है, कहीं ग्रीसिंग, कहीं कुछ, सब तो कुछ चीफ ऑफिसर के उनके अंडर है। अंडर लोग रहते हैं? हाँ, वो जो डेक के मैंने आपसे कहा ना, बोसन, हम्म। एबी और ओएस, ये हाँ। तीनों उन्हीं के अंडर है। ओके। ये ओके। उन्हीं से काम कराते हैं। ओके। और कैप्टन इज लाइक, कैप्टन को अगर कहीं कुछ दिख जाता है, तो वो राइट करता है, देखो चीफ, चीफ ये काम करवा लो, चीफ ये ऐसे कर दो। ओके। फिर सेकंड ऑफिसर में आ जाइए आप। सेकंड ऑफिसर का सिर्फ नेविगेशन, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमारा नेविगेशन रिलेटेड जॉब है। तो जहाज को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। फिर नेविगेशन में सिर्फ जहाज को लेकर जाना नहीं है, फिर इक्विपमेंट भी तो देखने पड़ेंगे आपको। ओके। जो मैंने आपको कहा, जीपीएस, एआईएस, रडार, और जितना भी हमारा वीएचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर वगैरह है। तो मैं नहीं कहता हूँ मैं कंप्यूटर टेक हूँ, बट हमको थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है उस मामले में। ओके। और हर कंपनीज का, जैसे आप बोलते हो ना, रोलेक्स की वॉच आती है, फिर टाइटन की भी वॉच है।
अलग अलग वॉच हैं, तो हर एक का मेकर्स का अलग सिस्टम है, अलग बटन्स हैं, तो वो भी हमको जानने हर के बाद, शिप का अलग अलग ये तो है। हमको फेमिलियर होना पड़ता है हर शिप हाँ पे। मतलब जैसे हम लोग जो बाइक चलाते हैं तो पल्सर चलाए तो उसके 4 गियर अलग है, पांचवा अलग है। आप बिल्कुल स्प्लेंडर चलाएंगे तो अलग बिल्कुल सही, तो वैसे ही हमारा भी है। ओके। सिस्टम कहीं कहीं किसी का फुरूनो होता है, किसी का जीआई होता है, तो वो ओके। अलग अलग है, जीई होता है, तो सब लोग हाँ। का अलग अलग सिस्टम्स है। तो कंपनी के ऊपर है किसको कहाँ सस्ता पड़ता है, किसी को कुछ अच्छा पड़ता है, किसी को बहुत अच्छा सिस्टम लगाना है, तो वो डिपेंड करता है, तो फिर वो उस हिसाब से आपको चलाना पड़ता है, तो इनका मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है, मुझे ओके। करना ही मेरा काम है। ओके। और और अभी आपने बताया कि मेन कैप्टन, चीफ ऑफिसर अब और सेकंड, हाँ। अब नीचे मैं आता हूँ फिर। अब मेरे शिप पे तो नॉर्मली थर्ड ऑफिसर का काम, और सेकंड ऑफिसर मेडिकल भी देखता है, मेडिकल जो। मैं आपको पूछने ही वाला था कि सपोज कोई बंदा है हम्म। जो बीमार हो गया शिप जी में, बिल्कुल। तो उसको आप तो शिप के मतलब शिप आपका पानी के अंदर है जो हजारों किलोमीटर दूर है, जी बिल्कुल सही। तो उसको अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए शिप में क्या चीजें अवेलेबल होती है? देखिए एक हर एक शिप जब भी सेल करता है तो उसका एक स्केल है, स्केल ए, स्केल वन, स्केल टू, तो स्केल के हिसाब से जैसे वो शिप कितना दूर काम कर रहा है, जैसे मैंने कहा मेरा शिप एक कंट्री के आसपास ही रहता है, हाँ, शोर के आसपास ऑलमोस्ट बता रहे 150 माइल 200 माइल के अंदर ही रहता है हम हो। ओके। लोग, 150 माइल से हम ऊपर जाते ही नहीं। डिपेंड करता है ऑयल का जो प्लेटफॉर्म है, ऑयल रिग कहाँ है, वो कितना दूर है शोर से, वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 के अंदर ही होती है। ओके। पर जो शिप्स आउटसाइड कोई भी कंट्री के लिमिट के बाहर जा रहे हैं, सारे बहुत सारे शिप्स उसी में ही के रहते हैं, हाँ। तो उनकी स्केल्स दवाई की अलग होती है, ओके। तो दवाई का वो स्केल लिखा होता है। जब आप, जैसे आपका एक वो बोलते हैं ना, आप आईएसआई रजिस्टर्ड हो, आईएसओ रजिस्टर्ड है, इंडियन रजिस्टर्ड है आप, हाँ। कोई अमेरिकन रजिस्टर्ड है, वैसे शिप्स अलग अलग रजिस्टर्ड होते हैं, अमेरिकन रजिस्टर्ड होते हैं, डेट नॉट डीएनवी होता है, एबीएस होता है, इंडियन रजिस्टर आईआरएस होता है, ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं। तो आप जिसके रजिस्ट्रेशन के अंडर काम कर रहे हो ना, सिंगापुर में रजिस्टर्ड शिप है, तो जो भी, जिस भी कंट्री में आप रजिस्टर्ड हो, ये तो रजिस्ट्रेशन ये हो गई, ये बॉडीज हो गई, और जिस कंट्री में आप रजिस्टर्ड हो, जैसे इंडिया हो गया, सिंगापुर हो, वो लोग स्केल प्रोवाइड करेंगे कि इतनी दवाई शिप पे होनी ही चाहिए, ओके। ये दवाई। दवाई होता है, हाँ दवाइयाँ होती है, डॉक्टर नहीं होते। इंजेक्शन वगैरह सब कुछ होगा। ओके। डॉक्टर्स फिर कैसा होता है कि हमको सबको मेडिकल फर्स्ट एड का हमको ट्रेनिंग दी जाती है, एवरी 5 ईयर्स हमको उसको रिन्यू करना पड़ता है। ओके। मैं रहूँ, कैप चीफ ऑफिसर है, कैप्टन रहे, और फिर एक मेडिकल शिप केयर, मतलब कैप्टन का एक मेडिकल गाइड आता है, ओके। तो वो गाइड के हिसाब से कौन सी दवाई देनी है उसमें सब लिखा रहता है, कि भाई वॉमिटिंग हो गया तो ये दवाइयाँ हैं, तो अपने पास कौन सी है, उसका कितना डोज देना है, तो वो हम लोग डोज देते हैं। और अगर समझो नॉर्मल में तो सर्दी बुखार में तो सेकंड ऑफिसर ही दे देता है, बट इन केस ऑफ अ क्रिटिकल सिचुएशन अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो फिर कैप्टन, जैसे कुछ कंट्रोल ड्रग्स होते हैं, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, हम्म। ये मॉर्फाइन जो ड्रग्स हैं, ये इंसान नशे के लिए भी लेते हैं बहुत सारे लोग, यस। तो वो कंट्रोल ड्रग्स कैप्टन के पास ही होंगे। ओके। नहीं तो कोई कैप्टन सेकंड ऑफिसर का दोस्त है, आ भाई चल मुझे दे दे, हाँ। रोज दे रहा है, वो रोज खा रहा है, नशे में घूम रहा है, हाँ, ये तो तो चीज ये। है, लेकिन आपका शिप अगर 100-150 माइल पे है तो आपको मेडिकल इमरजेंसी आई है हाँ अगर हाँ। शिप पे, तो आप शोर पे शिप जाता है या ये वो कैसे है मतलब? तो ये क्या होता है, आप बोलते हैं ना फर्स्ट एड देना, हाँ। मेडिकल फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड देने वाला काम हम करते हैं। जैसे आपको कहीं कट हो गया, ज़्यादा कट हो गया, समझो ये आपका पैर इतना कट गया, समझो इतना हाथ इतना कट हो गया आपको, कट होने के बाद में हम सिर्फ उसको, खून फर्स्ट ना एड, निकले, फर्स्ट एड खून कर ना सकते बहे, हो? तो फर्स्ट एड करके हम उसको बांध देते हैं, अच्छे से करके रख देते हैं, या स्प्लिंट वगैरह लगा देंगे, या कुछ भी जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम लगा के उसको पट्टी वगैरह करके रख देंगे। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम शोर के पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारा तो 150 है, तो हमारा बहुत पास में है, ओके। तो एक 4-5 7-8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। 100 माइल के अंदर ही रहता है, तो 7-8 घंटे में, 6-7 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, 7-8 घंटे में। बट जो दूर होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कंट्रीज में आपको विजिट करने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब ये शिप को जाने के लिए भी ना उसके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज में उन लोग चॉपर भेजते हैं, शिप पे ओके। चॉपर लैंड करता है, उस बंदे को डालते हैं, फिर ले जाते हैं। बट ये सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज करती है, जो हाँ। नॉर्मल कंपनीज नहीं करती है नॉर्मली। मैं ओके। बोला ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ ही जाता है। और ओके। फिर वो आपका नसीब भी है कि आप
20 समुंदर में अगर गए और वहां से आसपास का लैंड, हर लैंड 7-8 दिन में है, हम जी सके तो जी लीजिए। ये एक ओके, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है। यस। अभी मतलब मैंने सुना है कि जैसे ही आप सी में जा रहे हो जी। तो मोशन सिकनेस या ये चीजें बहुत सी होती है, तो उसके बारे में आप कुछ मोशन शेयर कर सके। सिकनेस, नॉर्मली मोशन सिकनेस का तो मैंने बहुत देखा है। हाँ। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन वेसल्स पे भी काम किया था। तो कंस्ट्रक्शन वेसल्स पे ऑलमोस्ट वन एट अ टाइम 150 से 200 पब्लिक होती है। ओके। ये कैसा है कि प्लेटफॉर्म के पास में खड़े रहते हैं और उसका मेंटेनेंस करते हैं। अब ओके। मेंटेनेंस वेसल भी बोलो, कंस्ट्रक्शन वेसल बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो 150-200 तो नॉर्मल है उधर। तो उसमें नमूने तो मिल ही जाते हैं ऐसे। जो न्यू न्यू ज्वाइन है, नमूना नहीं कहूँगा, बट अभी कैसा है कि जिसका न्यू ज्वाइनिंग है वो अब जैसे कुछ अभी आप कुछ लोगों को बस में उल्टी हो जाती है। बस में कोई एसी में नहीं झेल पाता, एसी में उसको उल्टी हो जाती है, होता है। अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो अब वो इंसान सोचो, जब जब हिल नहीं रहा है तब उसे उल्टी हो रही है, वो जहाज जो कंटिन्यूस हिल रहा है। ओ, और ये ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसा होता है, आज यहाँ ठंडी, यहाँ नॉर्मल क्लाइमेट है। जैसे यहाँ अपने यहाँ गर्मी चल रही है। अफ्रीका में जैसे मैं अभी अभी सितंबर में जब मैं साइन ऑफ किया, उस टाइम पे अफ्रीका के तरफ पूरा साइक्लोन एरिया था और हम्म, वेव्स बढ़ गई थी। साइक्लोन कम थे बट वेव्स बहुत ज़्यादा था, साइक्लोन वाला एरिया आ गया था पूरा वो। उस टाइम पे हमारे यहाँ बारिश हो रही थी बट इतना साइक्लोन नहीं था। चक्रवर्ती था बट उतना नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा था। उधर ठंडी का शुरू शुरू हो गया था। तो कैसा होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर एरियाज क्रिएट होती हैं। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, फिर वो एक चक्रवर्ती बोलते हैं ना, वो फॉर्म हो जाता है गोल गोल। उस वजह से वेव्स बढ़ जाती है। ऐसे ही टाइम पे ही आपका मोशन सिकनेस का सीन आ जाता है। अब आप मानोगे नहीं, मेरे साथ जो बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने 4-4 5-5 6-6 साल 10-10 साल हो गए उनको, और तभी भी उनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। और मेरे केस में तो उल्टा है। मुझे भूख ज़्यादा लगती है फिर। मोशन ओके। सिकनेस होगा तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है और मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो और अभी लोगों का शिप पे खाने का ये कैसे होता है फिर? फिर उस केस में कैसा होता है कि आपका जो खाने का सिस्टम होता है ना, उसके पास में फिर जैसे आपकी गैस वगैरह है। आप सोचो शिप ऑलमोस्ट लाइक 10 डिग्री घूम रहा है ऐसे ऐसे। हम्म, तो आप जब खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, 15-20 डिग्री तो नॉर्मल हो जाता है, फिर कभी कभार तो 15-20 डिग्री से भी ऊपर जाता है। 15-15 डिग्री ऐसे से जाता है। ओके। तो आप खुद नहीं खड़े रह पाते हो, खुद आपको पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे खाना कैसे बनेगा? तो खाने के बाजू में रॉड्स लगे रहते हैं, तो वो पकड़ के रखते हैं। और कभी कभार तो जब वो पका नहीं पाता है तो फिर ब्रेड पे ही चलता है। ओके। तो मतलब आपका शेफ तो शिप पे होता है। हाँ, शेफ और स्टीवर्ड। कुछ कुछ शिप्स पे जैसे 14 से 16 से कम लोग होंगे ना, तो स्टीवर्ड नहीं होता, जो उसका हेल्पर होता है, ओके। जो कटिंग वगैरह करके देता है। हम्म, ऑफिसर्स लोग के क्लीन लेनिन्स वगैरह, जो कपड़े वगैरह धो के देता है। ऑफिसर का जो ऊपर का जो एरिया होता है, ऑफिसर एरिया जहाँ जाए ऑफिस के रूम है, वो एरिया को क्लीन करता है। तो वो नहीं रहता फिर 16 से लोग ज़्यादा नीचे रहेंगे, 16 के ऊपर रहेगा तो स्टीवर्ड रहता ओके। अभी जैसे कि हमने मतलब सुना है कि मर्चेंट नेवी मतलब मेल डोमिनेटेड ये साइट हो गया, तो फीमेल वहां पे जाती नहीं है, या तो फिर घर वाले जो है ये 6-6 महीने शिप पे कैसे रहेंगे? तो मतलब वो चांसेस है फीमेल को, या मर्चेंट नेवी में फीमेल का कोई स्कोप ही नहीं है, वो थोड़ा है। वो तो पता है आपको, एक बात बताऊं, सरकार और कॉलेजेस, हर देश की सरकार, इनके लिए अलग से परसेंटेज रखा हुआ है। तुम आओ, हम तुम्हें लेना चाहते हैं, तुम आओ। अच्छा। मतलब ये समझ लो आप, एक जैसे रिजर्वेशंस होता है ना, हम्म, लड़कियों के लिए अलग रिजर्वेशंस है। आप आइए, उनके लिए सब कुछ रेडी है। नहीं तो पर सीन क्या आ जाता है, सरकार मेरे सरकार हिसाब भी से कम गिर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, नहीं, क्योंकि सरकार तो हमको बराबर है नहीं सरकार। मतलब अभी जैसे हम लोग कॉमन फैमिलीज से, तो हमको ये चीज मालूम नहीं है, हमारे दिमाग में तो आज दिन तक ये है कि फीमेल्स मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकती। नहीं, बहुत ज्यादा सरकार तो इसके लिए चाहती है कि लोग आए। कॉलेजेस भी बोलते हैं तुम आओ, उनकी फीस में भी कम करने के लिए रेडी हो जाते हैं वो लोग। बट प्रॉब्लम इधर आ जाता है ना कि ये हमारी नहीं, ये बहुत सारे देशों की मेंटालिटी है कि लड़कियां घर से बाहर, जहाँ ज्यादा लोग हैं, देखो अप डाउन का इंसान सोचता है, या जमीन पे रह के काम कर सकती हैं, शिप पे जहाँ
आसपास आदमी है, उधर औरत कैसे काम कर। बट अभी नॉर्मली आप जाओगे, अफ्रीका हो, यूरोप से तो बहुत लड़कियां आती हैं। आप ओके। ऑफिसर तो छोड़ ही दो, जो नीचे कामगार होते हैं वो तक लड़कियां आती हैं। ओके। पर वो धीरे धीरे डिफरेंस कहाँ आ जाता है। लड़कियों का एक बात बताएं तो फिर जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, हर एक की किसी को हाँ भी हाँ। फैमिली आ जाती है, तो फिर उस टाइम पे उनको एक फिर घर भी संभालना है, तो वो दोनों चीज़ें शोर जॉब में हो पाती हैं। तो ऐसे में लड़कियां क्या करती हैं कि अपना पैशन, 2-3 साल का जो 4 साल का पैशन होता है वो शिप पे पूरा कर लेती हैं, फिर उसी कंपनी में मैनेजमेंट में शोर जॉब में आ जाती हैं। हाँ, मतलब स्कोप है, बहुत अच्छे स्कोप है, लेवल पे। बहुत स्कोप है, और उनको तो बहुत जल्दी लिया जाता है। ओके। जैसे आप लैंड जॉब के लिए जाओगे तो इक्वली आपको खड़ा किया जाएगा, गर्ल हो बॉय हो आप इक्वली खड़े हो। इस केस में उनको एक अलग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आओ आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, ओके। आपके लिए तो खड़े ही हैं हम, ऐसे टाइप में। अच्छा है, मैं तो बोलूँगा, बट वही है ना कि शादी के बाद का इश्यूज सोच के फिर बहुत लोग नहीं आ पाते। ओके। और आपने जैसे हमको पहले बताया कि जो 6 महीने का क्राइटेरिया था वो अब 2 महीने से 4 महीने में भी है जॉब बिल्कुल है, का, बिल्कुल है। तो वो भी चेंज हो गया है। हाँ, अब पहले, अभी जैसे 6 महीना, जो अभी मेरे दोस्त लोग हैं जो मेन सी में जाते हैं, उनको 6 से 4 भी हो गया, 3 भी हो गया। ओके। तो वो क्राइटेरिया बदल रहा है, क्योंकि लोग, जब डिमांड सप्लाई का ही खेल है सब जगह। तो विकास जी, जैसे आपने बताया कि फीमेल, आपने जॉब का तो बता दिया कि गवर्नमेंट अच्छे से ये कर रही है, लेकिन सेफ्टी वाइज कैसे चेंजेस हुआ है पहले और अभी, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? सेफ्टी वाइज बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि शिप पे सेफ्टी का बहुत इशू है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे, जैसे सिंपल एक बात बताऊं तो झगड़ा मत करो यार, कोई पानी में फेंक देगा, कोई कुछ कर देगा। वो दिन अभी गए, बहुत कम हो गए। होता है बट ऑलमोस्ट 2-3% होता है। अब जो बोलते हैं ना, मेंटली जो नहीं प्रिपेयर होते हैं, प्रॉब्लम होता है उनका, जो उनका हो जाता है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत सेफ्टी है, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो हर जगह नॉर्मली हमारे यहाँ, जैसे आप बोलते हो ना, एक वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है, वीडीआर। तो अगर ब्रिज पे कुछ होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। ओके। और इंटरनेट हर जगह है। तो आपने अगर गलती से भी हरासमेंट कर दिया ना किसी को, अगर कुछ भी बुली कर दिया, हरासमेंट कर दिया, और उसने अगर ईमेल कर दिया, मेल होता है हर जगह, आपका डीपीए होता है, डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफ अशोर होता है। डीपीए को कांटेक्ट करते हैं, कंपनी का जो आदमी होता है, जो कंपनी और शिप से कनेक्ट करता है। उसको कंप्लेन कर दिया, एचआर कैसा है समझ लो, आप लोग के भाषा में एचआर। हम्म। तो वो सबसे कनेक्ट करता है, एचआर ओनर सबसे कनेक्टेड रहता है। वो कर दिया वो बंदा, चलो बेटा तुम पैक करो और घर पे जाओ। ओके, मतलब सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है अभी। और हर इंटरनेट आ ही गया। मैं आपको वही पूछने वाला था कि शिप जब, हमारा अभी मोस्टली बहुत से एरिया ऐसे हैं कि आप पहाड़ों पे चले जाओ तो आपको नेटवर्क सही से नहीं आता। तो शिप पे जब आप पानी में इतने, हाँ, 1000-2000 किलोमीटर अंदर होते हैं या, तो वहां पे आपको कैसे ये होता है कि इंटरनेट की सुविधा कैसे मिलती है? इंटरनेट की सुविधा पहले मेरे जाने के टाइम से ही, उससे पहले से ही सैटेलाइट से थी इंटरनेट सुविधा, बट उस टाइम पे मेल वगैरह से ही होता था। तो वो कुछ ही कंप्यूटर्स थे जहाँ से ईमेल्स जाते थे, ईमेल्स आते थे, बस। फिर धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता गया, तो इंटरनेट अभी देखा होगा आपने, पहले आप जियो की सिम ले लो या वोडाफोन की आती थी, हम्म। अब 100 रुपये में 300 MB मिलता था। अब देखो आपको अच्छा खासा जीबी मिलता है। तो वैसे ही इंटरनेट फैसिलिटीज वहाँ भी अच्छी सुधर गई तो हैं। जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे रिचार्ज करते हैं वही, नहीं नहीं हाँ, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मतलब उनका कुछ अलग होता है, जी अलग बिल्कुल, डाटा पैक होता है या जी कुछ? बिल्कुल, हर कंपनीज का कूपन मिलते हैं। तो कुछ कंपनीज कैसा है, जैसे जो मेन फ्लीट की जो बाहर वाली कंपनीज है, जो शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, उन शिप्स पे ऑलमोस्ट लाइक $50 में आपको 2 GB 3 GB ऐसे इंटरनेट मिलता है। अच्छा। बट कुछ कुछ कंपनीज फ्री देती हैं, जैसे आपको महीने का उन्होंने 2 GB दे दिया, 3 GB दे दिया, उसके बाद में जो भी आप यूज़ करोगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो कार्ड मिलता है उसका, कार्ड स्क्रैच करके। बट जो ऑफशोर, जो मेरी कंपनीज है, हमारा कैसे शिप पास में ही रहता है शोर के, तो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग का इंटरनेट जो वैसा सेटेलाइट वाला जो इंटरनेट है, वो हमको उसी कंट्री का मिल जाता है, लोकल। ओके।
अब जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही हो तो आपको फिर सैटेलाइट से ही लेना पड़ेगा और वो महंगा पड़ जाता है। बट हमारा तो एक कंट्री में होता है तो नॉर्मली वो उनको सस्ता पड़ जाता है एक तरह से देखा जाए नहीं तो। मतलब मैंने जो कोई कैप्टन से या जो पुराने लोग हैं जो कैडेट्स हैं, जो मैंने सुना था ऐसा कि वो लोग खुद का हार्ड डिस्क लेके आते हैं, क्योंकि उसमें मतलब डाटा पैक वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होता था उतना, अभी आपने जो बताया। तो वो लोग खुद का हार्ड डिस्क लेके आते थे, मूवीज जो भी पसंद है वो सब भर भर के लाते थे, वो हार्ड डिस्क सबको शेयर होता था। वो अभी भी करना पड़ता है, ओके। वो अभी भी होता है। हाँ, और पर मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से। बट आप सोचो ना कि 2-3 महीने तक कोई क्रू चेंज नहीं हुआ, कोई बंदा गया नहीं आया नहीं, फिर आप कैसे करोगे? हाँ। तो अभी तो नॉर्मली जैसे मैं जाता हूँ, मैं जिस कंट्री, मेरा एक ही कंट्री में होता है नॉर्मली, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जल्दी जाते ही नहीं, तो मैं उस कंट्री का सिम कार्ड ही ले लेता हूँ सीधा अपने ओके। पैसे से। ओके। तो वो ज़्यादा डेटा कुछ ही कंट्रीज में जैसे यूरोप वगैरह में महंगा पड़ जाता है, नहीं तो बाकी का अफ्रीका में थोड़ा बहुत ठीक ही है, और गल्फ में भी सही है। तो इतना वो महंगा नहीं, ऑलमोस्ट लाइक मैं आपको एक आइडिया दे दूँ तो 4,000 रुपये में ऑलमोस्ट 30-35 GB मिल जाता तो अपना जो भी 3-4 महीने का है वो है हो एक जाता। महीने के लिए। एक महीने के लिए 4,000 रुपये में 25 से 30 GB मिल जाता है। और वो, और शोर से पास में आओगे तब इंटरनेट आता है, शोर में हम 2-3 दिन तो रुक ही जाते हैं पोर्ट पे, ओके। तो बात हो जाती है, डाउनलोडिंग हो जाती है, फिर जब जाते हैं अपना भर के लेके जाओ कर लिया। तो आप कितने कंट्रीज में आपने अभी तक ट्रैवल किया है? ऐसे तो लिस्ट लंबी है। फिर भी आप फिर जितना। भी जैसे मेरी कैडेटशिप स्टार्ट हुई थी तो रॉटरडैम से स्टार्ट हुई थी, नेदरलैंड में। नेदरलैंड। रॉटरडैम बहुत बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट आता है वर्ल्ड में। उसके पोर्ट्स भी हमारे यहाँ कैसे गिनती होती है, जैसे उस पर कितने शिप्स जाके रुक रुक सकते हैं। सकते हैं ओके। वैसे में, तो उसमें बहुत ज़्यादा है रॉटरडैम, वन ऑफ द बेस्ट है वो। तो बिगेस्ट पोर्ट में आपका आता है उसका। तो वो रॉटरडैम हो गया, मेरा फर्स्ट जॉइनिंग उधर से हुआ, फिर हम स्पेन गए थे, फिर स्पेन से हम ब्राज़ील गए, फिर ब्राज़ील से फिर ब्राज़ील में मेरा साइन ऑफ हो गया था मेडिकल रीजन से। उसके बाद में फिर नेक्स्ट शिप मेरा, फिर मैंने नेक्स्ट शिप ज्वाइन किया था चाइना में, दालियान करके। वहाँ से हमने नया शिप उठाया था शिपयार्ड से। उधर से फिर हम इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया से फिर हम मलेशिया आए, मलेशिया से फिर इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए। तो इसमें तो ऐसी कंट्रीज। लैंग्वेज बैरियर ऐसा कुछ? हाँ, लैंग्वेज बैरियर का सीन ऐसा है कि वो हम कहते थे ना फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, डजेंट मैटर्स, ऐसा कुछ नहीं है। काम चलाऊ मतलब आपका काम चल जाए। आप, लोग बोलते हैं कि अरे यूरोप में भी बहुत सारे इंग्लिश बोलते हैं, यूरोप भी, आप पोलैंड जाओगे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, पोलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, उसके बाद में और एक है, 3 कंट्रीज हैं, वो तीनों कंट्रीज की भाषा अलग है। ओके। उसके बाद में आप स्कॉटलैंड आया, उनकी अलग इंग्लिश चलती है। नीचे आपको इटली, इटली का तो पता ही है, फ्रेंच का, फ्रांस वालों का फ्रेंच है, इटली वालों का इटालियन है, सबका अलग अलग है। इनको खुद अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, आप हाँ। दूसरों का इंग्लिश का क्या बोलोगे? सच कहूँ तो इंडियंस की इंग्लिश हर जगह इजीली समझ लेता है लोग। ओके। और ऐसा नहीं है, अगर मैं आपके दर्शकों से यही, फ्लुएंट है मतलब। आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश, ओके वेर आर यू गोइंग, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, नॉर्मल बेसिक जो है। अगर आती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं भी आती है तो भी आप सीख जाओगे। इंग्लिश को बैरियर समझ के आप कभी ये अपना डिसीजन चेंज मत करना। ये करियर अच्छा है और सही लेकिन करियर। स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि अगर आप 12th में या 10th में ये करें तो इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स मिनिमम कंपलसरी है। वो 10th वालों के लिए नहीं है, 12th वालों के लिए। 12th वालों, 10th वाले तो कितना भी मार्क्स लाओ आपको डायरेक्ट आप उधर कर सकते हो। अब सीधी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि आप फैमिलाइजेशन कोर्सेज कर लो, सीडीसी मिल जाती है। हम्म, सही बात है। तो वो और नीचे के खलासी वालों के लिए, खलासी नहीं बोल सकता, सीमैन बोलते हैं उनको हम, और ऑफिसर होते हैं। ओके। तो अभी जैसे कि आप 4 महीने 5 महीने शिप पे रहते हो, तो आपका जो फैमिली है उन उनको छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के आप 5-5 6-6 महीने के लिए दूर जा रहे हो, तो आप खुद को प्रिपेयर कैसे करते हो, मेंटली स्टेबल कैसे रहते हो, कि या आपको मतलब नहीं, क्या क्या इंस्पायर करता है? अब मैं आपको सच बात बताऊं ना, इंस्पिरेशन जैसा कुछ होता नहीं है। जब इंसान की जेब खाली होती है ना, ये तो एकदम सच बात है। तो इंसान चुपचाप जाता है फिर। तो सी फेरर का भी वही हाल है। और इंस्पिरेशन वाले ऐसी नहीं कि नहीं होते, बहुत वो परसेंटेज बहुत कम है जो भाई मेरा
पैशन है। मुझे एक बंदा मिला था ट्रेन में, बोलता है आपका तो यूनिफॉर्म है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मैं बोला देख भाई, यूनिफॉर्म अपनी जगह पे रह जाता है, इट्स ऑन दैट पोजीशन, और फिर बाकी का हमें जो काम में एक बार लग जाते हो ना, फिर यूनिफॉर्म जैसा कोई सीन नहीं आता फिर साइड में। वो प्राउड वाला फीलिंग, मैं बोला यार काम बहुत रहता है, प्राउड वाली फीलिंग लेते नहीं बैठने वाले हम लोग इधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम, अगर आप इंडियन नेवी में हो जी, तो प्राउड और प्राइड वाला फीलिंग। नहीं वो तो फीलिंग इधर भी है, ऐसी बात हाँ, नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्राउड प्राइड वाली फीलिंग, बट यार काम भी तो देखना पड़ेगा। नहीं वो तो तुम्हें है, वो बाहर से वो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म दिखता है, सही अभी बात है। आप इंजीनियर्स को देखोगे ना, जो इंजीनियर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि ऑफिसर्स इंजीनियर्स से बहुत सही है एक तरह से। हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, इंजीनियर्स को पसीने में बिल्कुल लथपथ है, इंजन सही करना है। नीचे उनका इंजन का जो ऑयल गिर जाता है, जो काला ऑयल होता है आपके टू व्हीलर में निकलता है ऑयल, ये आप बोलते हो, हाँ, ऐसा काले ऑयल साफ करना पड़ता है, पूरा कपड़ा काला हो जाता है। बताओ वो उसमें सफेद कपड़ा कहाँ से आ गया। देखिए अच्छा भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए पैसा तो मिलता है, अभी आपने कहा ना कि क्या इंस्पायर करता है, एक तो पैसा इंस्पायर करता है कि भाई पैसा मिल रहा है इसलिए इंसान जा रहा है। बट इसमें अब सबसे अच्छी चीज़ यही हो गई, आपने फिर से भी पहले ही डिस्कस किया था, बार बार वही बात आ जाती है कि इंटरनेट आ गया है, तो हमारी वीडियो कॉलिंग हो जाती है। अब आप वीडियो कॉलिंग से वो दूरी नहीं रह गई है। ओके। वो वो चिड़िया, वो कबूतर वाले दिन गए, वो जो आप भेजते थे, चिट्ठी भेज दी आपने, वो वाले दिन नहीं है। तो वो आपकी वीडियो कॉल पे वो फर्क नहीं पता चल रहा, हाँ, मतलब आप कनेक्टेड हो फैमिली से। ऐसा लगता है कि हम दूर नहीं है। पहले जो हाँ, लोग को उतना सुविधा नहीं था जी जो बिल्कुल, आपको मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो ओके। वो कनेक्टिविटी रहता है। अभी आप इंडिया में ही देख लो, फ्लाइट का भी चार्जेस कम हो गए एक तरह से। तो अब फ्लाइट से भी इंसान सोचता है अरे यार कुछ नहीं है, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सही बात। तो वो कनेक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है। अभी आपका वो, आपने टेस्ला सुना होगा ना, टेस्ला का स्टारलिंक लगा रहा, निकाल रहे हैं वो लोग, वो ऑलमोस्ट हो गया है। वो लोग सी फेरस के लिए भी निकाल रहे थे सेटेलाइट। तो वो तो हर कोई ले सकता है, कुछ $50 में ऑलमोस्ट लाइक 10 GB या 12 GB का, वो तो और सस्ता है। ओके। तो उससे कनेक्टिविटी, फिर आप किसी भी कंट्रीज में जाओ, वो एक ही फ़ोन चलेगा आपका, एक ही फ़ोन में सिम डाली आपने, वही फ़ोन, वो टेस्ला का फ़ोन भी निकाल देते थे वो लोग, तो वही फ़ोन हर जगह चलेगा। ओके। तो अभी आपने जैसे टेस्ला की बात की, तो अभी जैसे एआई आ रहा है, जी 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 जी। तो टेक्नोलॉजी वाइज और शिप पे ये चीजों का कितना ये हो रहा है, मतलब उसका फायदा कितना हो रहा है, और कुछ अगर प्रॉब्लम्स है। फ़ायदा देखिए कैसा होता है, वो आप अभी आप एटॉमिक बॉम्ब के लिए आ जाओगे, तो असली में आविष्कार तो लोगों ने उसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया था, बट फिर किसी और के लिए यूज़ होने लग गया। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का भी सेम सीन था। सो बट देखिए आप किस हिसाब से ले रहे हो, किस दिशा से उसको लेना चाहते हो, आपका नहीं, दृष्टिकोण शिप ज़रूरी है। पे मैं पूछ रहा तो हूँ शिप इन पे, जनरल। शिप पे ही मैं कह रहा हूँ, तो शिप पे उसका काम अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है। शिप पे उसका ये काम है कि आप जैसे मैंने कहा ना, सब इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया है। रडार से सब कुछ इंटीग्रेटेड दिया, रडार भी इंटीग्रेटेड कर दिया, एक्डिस सिस्टम में सब कुछ है। रडार आ गया, अर्पा आ गया, एआईएस आ गया, जीपीएस आ गया, जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस हो गए। सारी टेक्नोलॉजी उसमें आ गई है। चार्ट भी आपका आ गया, तो आपको अगर लगता है अरे यार इधर खड्डा, इधर ना हमारे ना डेप्थ होता है, शिप का एक डेप्थ होता है हम्म, जिस हिसाब से शिप जाता है। हम्म, तो भाई इधर है, अरे इधर थोड़ा डेप्थ कम लग रहा है मुझे, यहाँ मेरा शिप जाके ग्राउंड हो सकता है। नहीं नहीं, तो ऐसे जूम करके देख सकते हो आप। पहले आपको बाइनर, कभी कभी बाइनर उससे देखना पड़ता था, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ओके। अब आप ऐसे जूम कर लो जैसे आप वैसे करते हो ना, मतलब स्क्रीन टच है वो। स्क्रीन टच भी होने लग गया धीरे धीरे। अब ओके। नहीं तो फिर आपका वो रहता है, माउस रहता है, माउस से आप जूम कर सकते हो। पहले सिस्टम नहीं था, पहले सिर्फ चार्ट पे ही होता था। ओके। और चार्ट करेक्शंस होते थे, करेक्शन होते हैं चार्ट में, जैसे भाई इधर एक शिप डूब गया है, तो यहाँ पानी की गहराई कम हो गई है, तो उसके करेक्शन आते हैं, समझो आप, अब इंसान है तो इंसान से गलती हो जाती है, उसने करेक्शन नहीं कर पाया, दूसरा वाला आया उसने लिख दिया सिर्फ करेक्शन, नीचे आलसी है आदमी, नीचे लिख दिया बट उसने करेक्शन नहीं किया। तो ह्यूमन एरर की वजह से ज्यादा चीजें हो सकती है, हो होती सकती है, ह्यूमन एरर से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ह्यूमन एरर को कट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और एआई से यही फायदा हुआ है कि ह्यूमन एरर, जैसे एक्डिस है ना, उसमें सीधा पेन ड्राइव डाल दो, अपडेट हो जाता है पूरा। है। सही बात, तो सही। ह्यूमन एरर का सीन नहीं है। बट अब देखिए ह्यूमन एरर सही भी है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन होना जरूरी है, बट ह्यूमन एरर गलत है। बट एआई की वजह से इन्होंने एक बार ये भी सीन किया था कि सोचा था कि शिप को ह्यूमन से बिल्कुल खत्म कर दें। इंजन तो यूएमएस हो गई,
अनमैन्ड मशीनरी स्पेस, अनमैन्ड कोई इंजन नहीं, तो उसमें कोई अलार्म आता है तो अलार्म जाता है, तुम सोने चले गए, रात के टाइम पे ऐसे ही करते हैं इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द शिप्स पे। अलार्म अपना चालू करके बटन दबा दिया, कहीं भी कोई भी सेक्शन में अलार्म आता है ना, वो सेंसर्स लग गए हैं, तो वो जो ड्यूटी इंजीनियर होगा उसके रूम में अलार्म जाएगा, अगर वो नहीं ओके उठता है तो उसके सीनियर के रूम में जाएगा, ओके। तो फिर वो नीचे आके ठीक करेगा, फिर वापस सोने चला जाएगा, नहीं आया मतलब तो सो ही रहा है वो। तो टेक्नोलॉजी का बहुत सा यूज हो रहा है, बट यूज हो रहा जब चलाने की बात आई तो इन्होंने चलाने के लिए भी यूज करने का सोचा, ऐसे भी शिप्स किए जिसमें कोई लोग नहीं है, कोई नहीं, एक इंसान नहीं है, पूरा शिप ऐसी वो है, और उसी से चलाने का सोचा, बट उससे क्या हो गया, एरर जब आया मिडल ऑफ द ओशन में, फिर उस एरर को रेक्टिफाई करने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर है। मतलब इन्होंने इन देखा। फ्यूचर हो सकता है, लेकिन बट अभी हाँ, इन फ्यूचर वो चांसेस। उतना वो लेवल पे उन्होंने सब एरर्स और सब चीज। नहीं, बट देखिए कैसा होता है, आपका फोर व्हीलर है, अभी आपका टेस्ला ने फोर व्हीलर निकाला था कार रोड पे, तो वो अपने आप ह्यूमन, बिना ह्यूमन के चल रही है, ओके बट उसमें अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो उनका बंदा उस एरिया का, जैसे आप मुंबई से निकले, आप पूना की तरफ आए, तो अगर समझो खंडाला या लोनावला में खराब हो गई, तो आपका उधर, आप एक ऑफिस पास में तलेगांव का ऑफिस है, तो आप उधर से आके ठीक कर सकते हो, बट शिप का क्या शिप का करोगे। नहीं कर सकते। यस यस यस। तो वो एक देखिए कहीं ना कहीं आगे हो सकता है, मुझे नहीं पता, टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं बोल सकते, सही बात। किसी को नहीं पता था कि बॉटल में पानी इंसान पीने लगेगा, अब पी रहा है, सही बात। पहले नहीं सोचा होगा किसी ने, अब पी रहा है, तो टेक्नोलॉजी का तो कुछ भी नहीं बोल सकते, बढ़ भी सकता है बहुत आगे, चैट जीपीटी देख लो आप, कितना कुछ, कितना सही है वो, बट देखिए मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर सकता, बट बहुत कम चांसेस हैं, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन का होना ज़रूरी हो जाता है, ओके। इसीलिए मैं एआई अच्छी बात है एक तरह से। और अभी आप जो शिप पे हो, जी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? मतलब आपका जो कर्तव्य है कि आप वहां पे आपकी जो मेन जिम्मेदारी है वो क्या है? देखिए कैसा होता है हमारी वॉच पे, हमें, मेरी वो बोलता है ना कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, बोलता है मेरी ड्यूटी में गड़बड़ ना हो, मैं रिटायर होने के बाद में कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं है, तो हमारे केस में वो मतलब वाली बातें हमें तभी भी मतलब रखना पड़ता है, अगर वो नेविगेशन इक्विपमेंट्स जो हमें बताया ना आपको, हम्म। जीपीएस, रडार, बाकी के सब कंप्यूटर वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सब सही होने चाहिए, उनमें अगर गड़बड़ आती है तो मुझे रात में सोता रहूंगा तभी भी बुलाया जाएगा, भाई इसमें गड़बड़ आ गई, ठीक कर दे यार, क्योंकि और मेरा वो कहीं ना काम है। कहीं आपने वो सही से नहीं किया तो वो आगे जाके किसी तो वो चीज को तकलीफ कर सकता है। बिल्कुल, मेरा हमारे यहाँ तो कैसा है कि जैसे आपने बोला ना कि हमारे इसमें देखो, नॉर्मली जब हम शिप चलाते हैं, तो शिप, जैसे एक शिप जब पोर्ट में आता है ना, पोर्ट पे आने से पहले आधा घंटा, एक घंटा पहले, एक डेढ़ घंटा पहले जो भी होगा, जैसे हम लोग अंदर पोर्ट के एरियाज में आते हैं, उसके पहले ही हम लोग मैनुअल में आ जाते हैं, हाथ से चलने लगता है शिप, हाथ से चलाना पड़ता है, ओके। उसके पहले ऑटो पायलट में ही रखते हैं बहुत सारे लोग, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने, रूल्स तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट करते हैं लोग, क्योंकि अब तीन तीन चार चार घंटा बिना मतलब का स्टेयरिंग घुमाते रहने का मतलब ही नहीं है, सही बात और ऑटो पायलट में नहीं करने का कारण ये है, ऑटो पायलट में अंदर आने के बाद में नहीं करते हैं, क्योंकि मशीनरी है, कभी फेलियर हो जाए और आप किसी को जाके ठोक दो, सही बात। तो पोर्ट का नुकसान हो जाता है, एक एक पोर्ट को लगाने का, शिप जब आपका पोर्ट में लगता है तो एक एक दिन का घंटे के हिसाब से भी लगते हैं, लाखों में चार्जेस हैं, हजारों में, लाखों में चार्जेस हैं, घंटों के हिसाब से शिप के, ओके। तो सोचो ना कितने शिप्स आपकी वजह से बंद हो जाएंगे आना, जहाज बंद हो जाएंगे सही आना, बात। अवरोध हो जाएगा, तो वो कोई भी नुकसान नहीं सहना चाहता, सही बात। तो वो ऑटो पायलट में लगा देते हैं हम लोग, फिर ऑटो पायलट से चलता रहता है, बट वो ऑटो पायलट से चलने के बाद में भी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कैप्टन क्या बोलता है, ये काम आपका है तो आपको वो मेंटेन रखना ही पड़ता है मुझे, सही बात। उसका फिर उसका टेस्ट फंक्शंस होते हैं, टेस्ट करना पड़ता है हर रोज़, हर हफ्ते में, रडार वगैरह के भी होते हैं, जीपीएस के टेस्ट होते हैं, तो वो ओके। करने पड़ते हैं आपको, और एक लॉगबुक होती है हमारी, जो हमको लॉगबुक में लिखना पड़ता है भाई हमने किया है, और अगर अगर ये लिखा हुआ और असली में जो नहीं मैच हुआ, इनकेस देखियो गड़बड़ होती है तभी ही इंक्वायरी होती है, नहीं तो कोई नहीं पूछ रहा आपको, सही बात। सब आपके नसीब के ऊपर है, अगर आपके वॉच में गड़बड़ हुई या आप 3 महीना जब उधर हो तब आप गड़बड़ हुई, तो ही इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में पकड़े गए, लिखा हुआ आपने कुछ और है और दिख कुछ और रहा है, हाँ। तो बेटा तुम आओ ओके। नीचे पहले। ओके। और आपका जो डेली रूटीन है, जी, शिप पे आप हो, तो डेली रूटीन है मतलब सुबह आपका क्या काम से शुरुआत होता है और शाम तक क्या काम होता है मतलब? देखिए शुरुआत तो ऐसा होता है कि
शिप्स पे डिपेंड करता है। मेरी छोटी शिप्स हैं तो हमारा 6 आवर्स का वॉच होता है, 6 घंटा वॉच, 6 घंटा आराम, 6 घंटा वॉच, 6 घंटा आराम। ओके। और नहीं तो वो मेरे कैप्टन के ऊपर, मतलब हम लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम 12 घंटा करते हैं, हाँ। 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा आराम। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि कौन रेडी है, किस मेरे जिसको मैं रिलीव कर रहा हूँ। ओके। समझो आप दोनों, हम दोनों सेकंड ऑफिसर हैं, आप 12 घंटा करना चाहते हो, मैं 12 घंटा, चलो हमने दोनों एक दूसरे से बात कर ली, कैप्टन को बता दिया, वो भी मान गया, हमने करना शुरू कर दिया। फिर जैसे मैं आया सुबह, नहाया धोया वगैरह, फ्रेश होकर मैं ऊपर आया, तो मैं सबसे पूछूंगा भाई अभी क्या काम चल रहा है, किधर क्या करना है, किसको कितना सामान देना है, किसको कितना सामान दे दिया, क्या नहीं है, वॉच कौन सी वॉच पे बात हो रही है, क्योंकि सामने वाले से आप बात करते हो ना, सही तो बात। भाई कौन से वॉच, कौन से चैनल पे बात हो रही है उससे, वो क्या काम बोल रहा है, क्या नहीं है, क्या बचा हुआ है, और अभी मेंटेनेंस के लिए कुछ है क्या, कप्तान का कुछ हुआ क्या, और थोड़ी बहुत चुगली उगली तो हो ही जाती सही है। बात और ऐसी बातें, वो मतलब ऑलमोस्ट लाइक ऑपरेशन रिलेटेड बातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो फिर वो 15-20 मिनट बैठ जाता है, तो हम अपने घर की बातें ये वो। सही बात। बट नॉर्मली जो भी ऑपरेशन रिलेटेड बातें होंगी, फिर उसके बाद में फिर आप, अगर कुछ काम नहीं है तो फिर आप अपना मेंटेनेंस का काम, जैसे मैंने कहा ना, चार्ट का मेंटेनेंस हो गया, नेविगेशन मेंटेनेंस हो गया। अगर और हमारे इसमें 2 सेकंड ऑफिसर होते हैं, तो एक चार्ट वगैरह देख लेता है और मेडिकल देखता है, दूसरा वाला फिर सेफ्टी रिलेटेड देखता है, जैसे आपके एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो आग बुझाने वाले हैं, पानी में लाइफ राफ्ट होता है, लाइफ बोट होती है, जो आपके रिंग्स होते हैं देखो पानी में फेंकते हैं बचने वाले, हम्म। ऐसे जो सेफ्टी लाइफ को जो बचाने वाली चीज़ें हैं, जब हम डूब रहे हैं उस केस में बचाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका सबका जो मेंटेनेंस है वो दूसरा सेकंड ऑफिसर देखेगा। फिर ओके। एक ने ये देख लिया मेंटेनेंस, ये नेविगेशन और मेडिकल, दूसरा सेफ्टी रिलेटेड। ओके। और अब जैसे हमने देखा है कि मतलब मूवीज में देखा है कि शिप पे पायरेट्स आ गए, हाँ हाँ हाँ। या किसी ने हमला कर दिया, शिप हाईजैक हो गया, तो ऐसी चीजें रियल लाइफ में होती हैं या अब भी होती हैं या नहीं होती? इसके लिए तो मैं सबसे अच्छी मूवी तो मैंने देखी थी माइकल फिलिप्स करके, ओके। फिलिप्स मूवी अच्छी थी, माइक कैप्टन फिलिप्स बोलते हैं उसको, मूवी को, अच्छी मूवी है। वो बड़े शिप्स पे हुई थी, बट मेरे शिप पे खुद एक कैप्टन था, वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन था, कैप्टन विली बोलते थे, विलियम्स करके। तो उसके साथ 2 बार हो गए, 3 बार, ऑलमोस्ट 2 या 3 बार हुआ है। बंदा आपके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं लेकिन हुआ। सुना है। बट ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट लाइक नाइजीरिया और जो सोमालिया एरिया है, सोमालिया इज स्विस कैनल से पहले जो आता है, हाँ। सोमालिया एरिया में पायरेट्स, और नाइजीरिया में, नाइजीरिया तरफ, नाइजीरिया उस तरफ है वेस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका में, दोनों अलग अलग। ओके। बट नाइजीरिया में भी बहुत पायरेट होते हैं। ये कैसा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बोल सकते हो आप, ये कहीं ना कहीं सरकार भी मिली जुली है इसमें, ओके। तभी होता है। मतलब बट मुझे ऐसा लगा था कि अभी नहीं होता, लेकिन अभी भी होता है। बहुत, ओके। बट कैसा है कि यूके है, ब्रिटिश नेवी है, रशियन नेवी है, इंडियन नेवी है, ऐसे बहुत सारी नेवीज ने अपने शिप्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं जहाँ जहाँ होता है। बट शिप, अब 2 व्हीलर तो है नहीं, जो 4 व्हीलर आपने रोड पे भगा लिया, भाई तुझे रुक, पकड़ रहा हूँ मैं तुझे चोर को, ऐसा तो सीन नहीं है। और मैंने वो वो भी शिप देखा पे है भी कि आप, उनके पास कैसा होता है मालूम है, आपके शिप्स होते हैं बड़े, हाँ, मैं अभी वही बोलने वाला था कि आपका शिप बड़ा है जो स्लो चल रहा है, और उनके पास स्पीड बोट टाइप होते हैं। बिल्कुल सही। और वो नेवी के पास में भी, नेवी के शिप्स 40 माइल्स के हिसाब से आते हैं, बट जो आपकी छोटी बोट होती है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो नेवी शिप्स भी कहाँ तक, उनका भी एक रेंज होता है पकड़ने का, वो कहाँ तक करेंगे, वो लोग जब तक स्पीड बोट नीचे उतारेंगे, उनके पास भी स्पीड बोट होती है नेवी के शिप्स पे भी, बड़े शिप्स पे भी, ओके। बट जब तक वो उतारेंगे तब तक ये लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको एरिया पता है, जैसे चंबल के डाकू नहीं होते आपके, हाँ। वो डांग वांग में इधर उधर निकल जाए, वैसे ही हाल है, वो लोग कहीं भी निकल जाओ। सही बात। और लाइट और अंधेरे में तो पता भी नहीं चले, लाइट वाइट बंद करके आप अंधेरे में रहो, शिप पे कैसा अंधेरा ही है, लो खुद नहीं पता चल रहा है। सही बात। तो वो सीन होता है, और होता है बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो शिपिंग लाइन ही छोड़ दिया ऐसा होने के बाद, बहुत सारे लोगों के साथ। बट वो कैप्टन था, वो बता रहा था, मतलब बोलता है कि उन्होंने नेगोशिएट किया, बोले 1 हफ्ते तक तो हमको ऐसे रखा जैसे हम राजा हैं, 1 हफ्ते बाद फिर हमसे धीरे धीरे कंपनी ने जब नेगोशिएट करना शुरू किया, पैसा नहीं देने लगे, तो टॉर्चर करना शुरू हुआ। बोला लास्ट दिन ऐसा आया, बोला 1 हफ्ते तो हमको, बोला पानी सिर्फ एक बॉटल देते थे, 1 लीटर पानी का बॉटल दिन भर में, बस। फिर धीरे धीरे बोला पानी का बोतल आधा लीटर हो गया दिन भर में। और धोना तो मतलब बोला पहले ऐसे ही नंगे घूम रहे हैं, कपड़ा पकड़ा तो भूल ही जाओ बोलता है।
और फिर लास्ट में जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन पे आ गई तो उसने एक बंदे को सीधा गाड़ दिया। जो आपका हाई टाइड लो टाइड होता है ना, ज्वार और भाटा कहते हैं, हम्म, तो जब पानी जाता है ना तब उसमें गाड़ दिया उसको। अब जब पानी बढ़ेगा तो इंसान तो गड़ा हुआ है तो मर ही जाएगा। इतना भी तड़पने तड़पाने के वाले काम करते हैं वो लोग। बोलता है उससे तो, वो जिसके साथ हुआ वो चीफ इंजीनियर था, उसने जिंदगी में कभी नहीं, कभी रिटर्न हुआ ही नहीं, बोला मुझे रहना ही नहीं। तो ओके। होता है, सीन है, पायरेट्स का सीन बहुत ज़्यादा है। बट वो एरियाज, बट हाँ अभी मैं फिर, आप बोलोगे मैं बीजेपी वाली बात आ रहा हूँ, मेरे साथ हुआ सीन ये। तो हमारी शिप उधर ही वो पायरेटेड एरिया में जा रही थी। हमारी अकेली कंट्री है इंडिया, इंडियन ने 2000 बीजेपी गवर्नमेंट ने एक रूल लेके आया 2018 या 19 में आया है रूल, 17-18। उन्होंने सीधा गाइडलाइन लिख दिया है, कोई भी कंपनी शिपिंग, मतलब इंडियन शिप, ये जो होता है सीफेरर होता है, उसको वहाँ लेकर नहीं जा सकती। उसको उससे जहाँ अगर वो शिप वहाँ जाता है, देखिए एक होता है शिप वहाँ गया, एक दो दिन काम किया, आ गया सामान लोड डिस्चार्ज करके, वो ठीक है, उस टाइम पे वो लोग आर्म गार्ड रखते हैं। हमारा शिप क्या करता है, एक एक दो दो महीना अंदर जाता है, उधर ही काम कर रहा है दो दो महीना। हम लोगों को उधर काम करना अलाउड नहीं है। सीधा वो हम लोगों को भेज ही नहीं सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को नहीं ये कर सकते। ओके। कोई भी कंपनी हो, भारत भारत छोड़ के कहीं भी कोई भी कंपनी हो, वो उस देश के नागरिक अगर उसको डिप्लॉय करती है, जैसे आपको काम पे रख लिया, तो आपकी जो महाराष्ट्र की सरकार की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। सही बात। और वही होता है, उसकी वजह से मैं खुद, मेरे घर वालों ने बोला तू उतर जा, चाहे हमें चाहिए ही नहीं हो पैसे, रहने दे, साइड में रहे। बट मैं बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट का ही रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, कि लोग फंसते ही नहीं है। फिर हम लोग अपनी तरफ से क्लियर है, हम ये नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपने बोल दिया हमें नहीं जाना तो कंपनी गुस्सा हो जाती है, बोले नेक्स्ट टाइम हम आपको देखेंगे लेने से पहले। बट हम्म। इस केस में आप तो फ्री हो, आप बोलो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन से मैं क्या करूँ। सही बात। तो ये गवर्नमेंट ने, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट है जिसने ये रूल निकाला है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़। ओके। और ऐसा ही मैं चीज़ मैं आपको सीडीसी का भी बता रहा हूँ, सी जो हम लोग का मैंने कहा था ना पासपोर्ट जैसा सीमेन बुक मिलता है, उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट ने, पहले सीडीसी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते थे, आपको क्या बताऊँ। सीडीसी हो, पासपोर्ट मेरे टाइम पे मैंने कितने पापड़ बेले, मुझे 3 महीने बाद मिला है, सिर्फ एड्रेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आज का ये टाइम आया है टीसीएस का, आप पासपोर्ट अप्लाई करो, सब कुछ वेरीफाई करवाओ, एक दिन जाओ, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ख़त्म। आपको किसी के पास नहीं जाना है, पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास जाओ, आप कॉपी लेके ओके, ओके आ गए आप, ओके ठीक है आपका सब सही है, रिटर्न। सब ऑनलाइन दिख रहा है आपको, मेरा कहाँ गया क्या नहीं गया। ओके। ये ऑनलाइन सिस्टम जो किया बहुत अच्छा किया। और मुझे सबसे ज़्यादा तो मतलब अभी तो रही नहीं सुषमा स्वराज, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने और एक काम किया था, जैसे आपने ये सुना होगा यहाँ से लोग सऊदी जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं और उधर फंस गए हैं। अब आपको वो न्यूज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी, जबकि सोशल मीडिया हर जगह है। कोविड में फंसे थे तो कितने वीडियो आ रहे थे, चाइना से, हर जगह से। कोविड के टाइम आप कहाँ पे थे? कोविड के टाइम में मैं ज्वाइन दो मैं मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैं दुबई में, इंडिया से ज्वाइन करके दुबई गया था। उस टाइम पे मैं अटक गया था एक तरह से। फिर फिर उन्होंने, मतलब हर स्टेट का, हर कंट्री का अपने गाइडलाइंस है, उनको जब फ्लाइट शुरू करनी तब वो करेंगे। बट अच्छा सीन ये हुआ था कि वहाँ से मेरा शिप सेल होकर अबू धाबी में था, अबू धाबी से सेल होकर दुबई आ रहा था, बस दुबई में काम था। और दुबई, अबू धाबी ने फ़्लाइट शुरू नहीं की थी। दुबई एज एन इंटरनेशनल वो हब है, वो अपने आप को इंटरनेशनल हब भी पूरी तरह बना ही लिया उन्होंने। वो हो गया, सिंगापुर हो गया, उधर से फ़्लाइट उन्होंने शुरू कर दी थी इंडिया के लिए। और वो भी इंडिगो शुरू हुई थी, जो सरकार ने नहीं किया, वो यात्रियों को वापस ले आना है। ओके। बट किराया वगैरह तो कंपनी देती है, किराया तो अच्छा खासा था, बट अच्छा था मेरे लिए, तब मैं वहाँ था। फिर सेकेंड टाइम जब मैं आया घर पे, फिर 2021 20 सेकेंड लॉकडाउन। सेकेंड लॉकडाउन के जस्ट बाद में फिर मैं काकीनाडा ज्वाइन किया। काकीनाडा से फिर सिंगापुर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रिटर्न घर पे। तब ओके, भी मतलब आपको डायरेक्ट, इतना तकलीफ नहीं हुआ? मेरे ख्याल से वो मेरा भाग्य उदय था वो। अच्छा। मेरे लिए एक वो बून था, आप बोल सकते हो, इंग्लिश में बून ओके। बोलते हैं, उस टाइप का ही था। तो मेरा सब कुछ मुझे उस टाइम पे मिलता चला गया। अच्छा था समय। बट हाँ, मैं सुषमा स्वराज की बात आपसे कर रहा था। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी, जो लोग फंस जाते हैं ना,
उन्होंने एक सीधा एक गाइडलाइन निकाला था कि आप जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हो उधर, वो एजेंट आपकी हामी भरेगा, और एजेंट का पैसा रखवा लेते थे 15 लाख 20 लाख उस एजेंट से। ओके वो एजेंट की जिम्मेदारी है आपको रिटर्न लेकर आना, इंडिया में जो एजेंट जो आपको भेज रहा है। ओके ओके, तो मतलब जितना पैसा उससे लगे, बहुत फायदा हो गया। बहुत फायदा हुआ। फिर ये लोग जो फ्रॉड करते थे ना, इनको लगा था अब हमारे तो हम तो गए, तो इसीलिए वो सर फ्रॉड पना कम हुआ। जो ओरिजिनल थे वो तो जाते थे, सही बात। तो वो बहुत अच्छा हुआ था एक तरह से। ये कुछ चेंजेस थे जो मुझे अच्छे लगे और सही हुआ। अभी आपका पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो आप बोलते हैं ना चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, हाँ, वो आपको ऑनलाइन निकल रहा है। आज भरो आप फॉर्म, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरोक्स ले लो, पुलिस स्टेशन में जाके दे दो, आपके जो नियर बाय पुलिस स्टेशन, बस खत्म। एक कॉपी वो आपको स्टैम्प करके दे देगा, एक कॉपी अपने पास रख लेगा, बस। ओके आप ऑनलाइन देखो, विद इन 4 दिन के अंदर आपको आपका पीसीसी डिजिटल साइंड आपके पास होता है। तो ये ऑनलाइन का एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, बहुत सही चीज़ है। ये मेरे रिफॉर्म्स जो लाए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रिफॉर्म्स मुझे बहुत सही लगे हमारे ओके केसेस में। नहीं तो पहले ओके, बहुत गवर्नमेंट ऑफिस तो आपको खुद पता है नाइटमेयर थे। सही सही बात। अब गवर्नमेंट ऑफिस, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी नहीं होता है, होता है सब कुछ। मैं वीडियो पे कुछ नहीं बोलना चाहता, सबको पता है। पर परसेंटेज बहुत कम हुआ है, बहुत कम। विकास भाई, बात करते करते लगभग एक डेढ़ डेढ़ घंटे का मेरे हिसाब से आज दिन तक का हमारा सबसे बड़ा पॉडकास्ट हुआ है, लेकिन अच्छा लगा। जो पॉइंट्स मर्चेंट नेवी के हिसाब से आने चाहिए थे वो हमने ज़्यादातर कवर किए। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस आपने अच्छे लेवल पे शेयर किए, उसके लिए मैं चैनल और टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी लोग हमारा वीडियो नया देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। और और भी कोई अलग स्ट्रीम आपको पता है, अलग फील्ड आपको पता है कि ये फील्ड का वीडियो आना चाहिए, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। विकास भाई, थैंक यू। जी, मैं भी आपके दर्शकों से और आप सभी से यही कहूँगा कि ये मंच देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं भी बहुत लोगों से मिलता था तो सबके सवाल होते थे, तो अब मेरे पास एक शेयर करने वाला बटन रहेगा, तो मैं भी यूट्यूब से शेयर कर दिया करूँगा। आपसे भी ज़रूर, यही कहूँगा, आप भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।